हेलो डियर, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे और सारी बातों को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है। और कई स्टूडेंट मेरे से पीछे होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे से पीछे होंगे सिलेबस कवर करने में। अगर आप पीछे चल रहे हैं जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उनसे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। बिकॉज आपको सारे सब्जेक्ट मैनेज करके चलने हैं और मैंने एक पेस पर मैथ को कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आज पीछे हैं तो आप सैटरडे संडे को आगे निकल जाएंगे। ठीक है। तो ये काफ़ी बच्चों की क्वेरी है कि सारे सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, कभी कंप्यूटर रह जाता है, कभी इंग्लिश रह जाती है। तो आपने 100% परफेक्ट काम नहीं करना, आपने बस काम करते रहना है, उसका रिजल्ट अपने आप परफेक्ट आ जाए। मेरी बात को समझे। ये नहीं कि आज का रूटीन परफेक्ट गया नहीं गया, एक भी सब्जेक्ट नहीं छूटा, किसी दिन बहुत बढ़िया जाएगा, किसी दिन थोड़ा सा डाउन चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने क्या करना है, रोज़ करते रहना है। और बिलीव मी, ये सबके साथ हो रहा है। मैक्सिमम 95% लोगों के साथ ये हो रहा है। तो आप अकेले नहीं हो। आपका कंपटीशन किन के साथ है? उन्हीं 95% जिन लोगों के साथ, मैं पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ। जो बंदे पढ़ रहे हैं उन्हीं के साथ है कंपटीशन। जो नहीं पढ़ रहे वो तो कंपटीशन से पहले ही बाहर हैं। ठीक है, वो पेपर दे ना दे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो पढ़ रहे हैं उसमें से 95% के साथ ये हो रहा है। ठीक है। तो आपका कंपटीशन उन्हीं के साथ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे एक ही तरीके से हो तो लगातार पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से समझते रहो, टाइम देते रहो। ठीक है भाई, इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी। अब एक और चीज़ कि एक स्टूडेंट का ये था कि ये सब कुछ समझ में आ रहा है, बट ये जो सर्कल्स वाला कंसेप्ट करवाया था सर, इसमें थोड़ा सा डाउट रह गया। तो मामला क्या है कि मैं टीयर 1 हिसाब से तो करवा नहीं रहा, टीयर 2 के हिसाब से करवा रहा हूँ, लेकिन टीयर 2 के हिसाब से तो भी इस तरीके से कर रहा हूँ कि बैलेंस बना रहे, स्पीड प्लस अंडरस्टैंडिंग का है, कि ठीक ठाक एफिशिएंसी सिलेबस भी हो जाए एफिशिएंसी से, और भाई टाइम भी ना लगे है। तो बैलेंस बना रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आधे पोर्शन में क्या हो सकता है आपको टॉपिक कम समझ में आए, या फिर ये भी हो जाता है कई बार कि एक आधा पोर्शन आपका वीक है, वो चीज़ आप इतने इजीली नहीं समझ पाते हैं। तो दिक्कत नहीं है, उसको दोबारा देख लो। ठीक है। फिर भी समझ में ना आए तो 5-10 मिनट उस क्वेश्चन के साथ गुजारो, देखो उस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करके देखो, उस सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करो। लेकिन फिर भी इसको मैं एक बार मोटा मोटा रिवाइज कर देता हूँ कि ये है क्या। देखो मैंने क्या बताया था कि जब भी ऐसे सर्कल्स हों, चाहिए एक दूसरे को टच कर रहे हो या ना कर रहे हो, अगर इनका ऐसे कोई कॉमन टेंजेंट है और आप ऐसे सेंटर्स को मिला दोगे तो सिमिलर ट्रायंगल्स बनेगी। सिर्फ ये ध्यान रखना है। ठीक है सर, सिमिलर ट्रायंगल्स बनेगी। यहाँ से इसको मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ से इसको मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सेम लाइन के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। इसी कारण ये सिमिलर ट्रायंगल्स बनी हैं। जैसे ये वाला केस होता था अगर बॉटम के पैरेलल हैं। तो कुल मिलाकर इसके अंदर टोटल कितने कंसेप्ट छिपे हैं, जस्ट मैं वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ, फिर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नंबर 1 यहाँ पर छिपा है एक सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट, जो मैंने आपको बता दिया। ये छोटे वाली ट्रायंगल पूरी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर है। ये ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। क्लियर है भाई? जी हाँ। दूसरा यहाँ पर पाइथागोरस लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो एक इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लग सकता है। हो सकता है आपको, मान लो ये सिमिलर है तो आपको पता है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होएगा, तो वो वाली चीज़, वो वाली टेक्निक यूज हो सकती है इक्वेशन को सोल्व करने में। पाइथागोरस यहाँ पर लग सकता है। और तीसरा क्या है, यहाँ पर रेडियस बराबर हैं, रेडियस इन्वॉल्व है, रेडियाई इक्वल होते हैं एक सर्कल के। तो ये वाला कंसेप्ट कि ये और ये बराबर हैं और ये बराबर हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट लगाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, बस इससे बाहर उसमें कुछ है ही नहीं। तो एक ये कंसेप्ट है, एक ये कंसेप्ट है, रेडियाई इक्वल हैं। इस नॉलेज का भी यूज़ हो सकता है। देन नेक्स्ट और किस चीज़ का यूज़ हो सकता है कि भाई कॉमन टेंजेंट की लेंथ का, मैंने आपको बताया था टेंजेंट की लेंथ का कंसेप्ट यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, पाइथागोरस से काम चल सकता है,
बट ये भी हमारे सिलेबस में, इसलिए मैंने यहाँ पर भी बता दिया, बाद में भी बता दूंगा। ठीक है भाई। अगर दो सर्कल से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग है कौन सी चीज़ यूज होगी। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और उनका जो कॉमन टेंजेंट है वो है ए बी, रेडियस R1 R2, तो ए बी की लंबाई इज इक्वल टू 2√R1 R2। क्लियर है? ये चीज़ बाद में भी हम सर्कल के टाइम भी करेंगे। तो किसी भी कंसेप्ट से डरना नहीं है। जब आपको कंसेप्ट से डरे तो उसका ऑपरेशन कैसे करना है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ऐसे बैठ के देखो कि भाई क्या हो सकता है तेरे में, हम भी तो देखें क्या हो सकता है। ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है, अच्छा यहाँ पर ये 4 चीज़ें पॉसिबल हैं, बस खत्म बात। जब नेक्स्ट टाइम इसको रिवाइज करोगे तो फिर देख लो ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है भाई सिमिलर है, पाइथागोरस भी लग सकता है इसमें, ये टेंजेंट की लेंथ का भी मैं यूज कर सकता हूँ और रेडियस इक्वल है, खत्म बात, और कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। अगर मैं तीसरा सर्कल भी बना दूँ इनको टच करते हुए, तो अब कंडीशन आ जाती है जब सर्कल से एक दूसरे को टच कर रहे हैं और वो ऐसे इस स्थिति में हैं, ऐसे एक एंगल के बीच में फंसे हुए हैं, तो उनके जो रेडियस हैं वो जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। दैट्स इट, खत्म। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि मैं आपको दोबारा से कंसेप्ट करवा रहा हूँ, ये मैंने इसलिए भी बताया है कि अगर किसी कंसेप्ट से डर लगे, ऑपरेट ऑन इट, ऑपरेशन कर दो उसका, पोस्टमार्टम कर दो उसका। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ जाएं भाई। इसको मैं इरेज करूँगा, इसको नोटबुक में लिखना है तो पॉज करके लिख लो। चलो जी, देखो अब हम इस वीडियो का काम स्टार्ट करते हैं जी। तो नेक्स्ट जो हम इंपॉर्टेंट सीवीएन करने वाले हैं दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है? एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो। अब परपेंडिकुलर किससे होती है? एक लाइन दूसरे से होती है और बाइसेक्टर भी हो। अच्छा, परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो। एक लाइन जो किसी भी ट्रायंगल की साइड के परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर यानी कि बीच से गुजरती है और परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये इसको हम बोलेंगे इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ना कि इस ट्रायंगल का। या फिर ऐसे बोल सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन ट्रायंगल एबीसी ऑन साइड बीसी, तो ये साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अब दूसरी चीज, कई बच्चों को डाउट होता है कि क्या ये यहां से निकलेगा? क्यों निकलेगा भाई? अगर मैं ट्रायंगल को ऐसे टेढ़ी कर दूं तो ये निकलता ही रहेगा, इसको तो यहीं पर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और बीच में है। तो भाई इसका वहां से निकलना जरूरी नहीं है। अगर ये वहां से निकल गया इसका मतलब ट्रायंगल बिल्कुल बीच में बनी है, और बिल्कुल बीच में बिल्कुल सिमेट्रिक ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या है? या तो वो आइसोस्केलस है या इक्विलेटरल है। तो इसका बीच में से निकलना यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये साइड के परपेंडिकुलर होता है और उसको बाइसेक्ट करता है। इसके नाम से ही क्लियर है। यहाँ पर भी मार दें एक, ये देखो ये यहाँ से नहीं निकला, हाँ लेकिन ये तीनों एक जगह से पास होंगे। इतना याराना है इनमें कि तीनों एक जगह से पास होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताने वाला हूँ कि मान लो एक लाइन है, मैंने एक लाइन बिल्कुल बीच में खींची। ठीक है, अब बीच में लाइन तो मैं इसे टेढ़ी भी खींच सकता हूँ। अगर मैंने टेढ़ी लाइन खींची तो ये जो पॉइंट है ये इसके तो पास हो गया और इससे दूर हो गया। बताओ, क्योंकि मैंने लाइन को उस तरफ झुका दिया, भले ही बीच में खींची। लेकिन अगर मैं बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच दूँ, अब मुझे बताओ इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होएगा, मैथमेटिकली नहीं, कॉमन सेंस से, फीलिंग से, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होएगा वो इससे और इससे बराबर दूरी पर होएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक तो लाइन बीच में है, ऊपर से टेढ़ी भी नहीं है, किसी की भी तरफ कोई झुकाव भी नहीं है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट उस लाइन के दो एंड से इक्वी डिस्टेंट होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट, जैसे एंगल बाइसेक्टर के अंदर, एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट एंगल की आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर था, क्योंकि एंगल बिल्कुल बीच में था। दोनों चीज़ों को कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं, आप करते रहो, मैंने आपको बता दिया, बहुत ही ईजी है प्रूव करना। अब इसको वहाँ पर लगाएंगे, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होएगा वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, इस वाले एंगल बाइसेक्टर वाला बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है, इस वाले एंगल बाइसेक्टर वाला ए और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर मैं ऐसा पॉइंट ले लूँ जो तीनों एंगल बाइसेक्टर पर है,
तो वो ए बी और सी तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर होएगा। अच्छा, अगर ए बी और सी तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर होएगा तो यहाँ पर रखा प्रकार कैंपस और बना दिया एक सर्कल जो ए बी सी में से पास होएगा। अब मैं तो प्रकार रखूंगा नहीं भाई, मेरी स्क्रीन खराब हो जाएगी, ठीक है। ये लो, क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो नंबर 1, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? बाइसेक्ट्स द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, आप खुद लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा। बाइसेक्ट्स द साइड ऑफ ए ट्रायंगल एट राइट एंगल। इसका नाम बता रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है और राइट एंगल पर कर रहा है परपेंडिकुलर, या फिर इट इज परपेंडिकुलर टू ए साइड एट इट्स मिड पॉइंट, कुछ भी बोल दो, ठीक है जी। प्रॉपर्टी खुद लिख लोगे। नेक्स्ट, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कैसे सर्कल का सेंटर है? वो एक ऐसे सर्कल का सेंटर है। इन सेंटर जो था वो एक ऐसे सर्कल का सेंटर था जो उसके अंदर इंस्क्राइब्ड था। ये वाला सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड है। वहां पर जो वृत्त था वो अंतःवृत्त था, अंदर था। अब की बार परिवृत्त है, बाह्यवृत्त मत बोला, परिवृत्त, परिक्रमा इसकी कर रहा है, तो ये होएगा सर्कम सेंटर। प्री त्रिज्या, ठीक है भाई, क्लियर है। बाह्य एक और होएगा, बाह्य वृत्त या बाह्य त्रिज्या बाद में करवाऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। देन एंगल प्रॉपर्टी। अब एंगल प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, इसको मैं नाम दे देता हूं भाई ओ। एंगल प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कि किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर पर बना एंगल यहाँ पर बने एंगल से डबल होता है, थीटा टू थीटा, ठीक है। तो ये वही तो मामला है। अगर आप ओ पर बने एंगल को देखोगे तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल टू थीटा हो जाएगा। ये यही वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इस आर्क ने यहाँ पर जो एंगल बनाया उससे डबल ये यहाँ पर बनाएगा, ठीक है जी। एंगल प्रॉपर्टी होगी। देन लोकेशन इन डिफरेंट ट्रायंगल्स, अलग अलग ट्रायंगल में लोकेशन, ठीक है। तो बिकॉज ये एक सर्कल के अंदर है तो कैसे देखेंगे कि कौन सी ट्रायंगल में कौन सी लोकेशन है? अभी देखते हैं। देखो, मान लो एक सर्कल है, इसके अंदर मैं एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, बना दी, तो सर्कल का सेंटर कहाँ पर होगा? यहाँ पर। कॉमन सेंस से देखना, इस सर्कल के अंदर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दी, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है जो डायमीटर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सर्कल का सेंटर कहाँ हुआ? ये एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ। कहाँ पर? हाइपोटेन्यूज के बीच में। अगर मैं इस सर्कल के अंदर एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना दूँ तो यहाँ कोने में पड़ी मिलेगी आपको, ये देखो, सेंटर बाहर हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर इनसाइड होएगा, रटने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होएगा? सेंटर होएगा ऑन दी ट्रायंगल बोल सकते हो, या फिर एग्जैक्ट लोकेशन बताएं तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में अधिक कोण त्रिभुज में बताएं तो आउटसाइड दी ट्रायंगल, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। चीजें लॉजिकल लग रही हैं, साफ साफ समझ में आ रही है। जब ट्रायंगल छोटी थी, ये एंगल जैसे जैसे इसने 90 किया, ये ऐसे सरकने लगा 90 से बड़ा किया तो ऐसे ये बाहर होने लगा, ठीक है, क्लियर है। ऐसे लिख लोगे अपनी नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट, यहाँ पर एल्टीट्यूड एंड सर्कम सेंटर एंगल की प्रॉपर्टी। तो दो चीज़ें रटवाता हूँ यहाँ पर, देखो मज़ा आ जाएगा आपको। द मज़ा विल कम टू यू, और मैं ये मज़ा पूरे भारत को देना चाहता हूँ। देखो, ए बी सी, अपने पास दो चीज़ें हैं, एक तो एल्टीट्यूड है, ठीक है, दूसरे अपने पास दो सेंटर हैं। एक तो अंदर वाले सर्कल का सेंटर जिसको हम बोलते हैं इन सेंटर, इसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ। एक बाहर वाले सर्कल का सेंटर जिसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, उसको ओ से डिनोट कर रहा हूँ। ये क्लियर है। इन सेंटर वाली एंगल प्रॉपर्टी करी थी, तो इन सेंटर में क्या था, ध्यान से सुनिएगा। एल्टीट्यूड दोनों जगह है, अगर इन सेंटर है तो इन दोनों के इनसाइड वाले एंगल को उठाओ। इन दोनों के इनसाइड वाले एंगल पर एक थ्योरम है। अगर अंदर वाले सर्कल का सेंटर है तो इन दोनों के अंदर वाले एंगल पर एक थ्योरम है। ये बाहर वाले सर्कल का सेंटर है तो इन दोनों के बाहर वाले एंगल्स पर एक थ्योरम है। अंदर वाले एंगल पर थ्योरम है कि एंगल डी ए आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी
और बाहर वाले एंगल्स पर थ्योरम है कि ये दोनों बराबर हैं। अब इनको प्रूव दोनों को किया जा सकता है, फिलहाल हम डायरेक्ट रिजल्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। जहां पर भी प्रूव करने में हेल्प होएगी वहां पर मैं करवा दूंगा, ठीक है भाई। क्लियर है? याद करना कितना आसान है। अगर बाहर वाले सर्कल के सेंटर के साथ है तो बाहर वाले एंगल इक्वल हैं, अंदर वाले सर्कल के सेंटर के साथ एल्टीट्यूड है तो ये अंदर वाला एंगल इन दोनों के डिफरेंस का हाफ है। डन डनाडन, याद रहेंगे। नेक्स्ट, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स मैंने आपको बताए थे पहले, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ये अपडेटेड पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। उस स्लाइड के अंदर क्या था, एक आधे मिसिंग थे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट रैंक 1 जिनकी फ्रीक्वेंसी में आती है वो है ये, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट। दूसरे नंबर पर फ्रीक्वेंट ये है। इसका मतलब क्या सर, ये यूज़ नहीं होते? यूज़ होते हैं, दूसरे नंबर पर फ्रीक्वेंट है। ये सारे यूज़ हो रखे हैं, ये सारे यूज़ हो रखे हैं, ठीक है। 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 20, 21, 29, ये तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा, ये इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुए हैं। 11, 60, 61 भी यूज़ हुआ, अब इसको भी ले लो, ठीक है। उसके बाद ये भी यूज़ हुए हैं। और इस वाले में एक खास बात है, क्या खास बात है कि हाइपोटेन्यूज सेम है, 65 हाइपोटेन्यूज सेम है। तो वो क्या करता है, कई बार इन दोनों की टिकड़ी बना रहा होता है, ठीक है। जब उसको चीज़ों का हाइपोटेन्यूज, मान लो ये हाइपोटेन्यूज है, उसको हाइपोटेन्यूज सेम लेना होता है, तो वो इन दोनों को यूज़ कर सकता है। इसे ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और ये भी यूज़ हुआ है, वैसे मैंने देखा है क्वेश्चन के अंदर, ये भी देखा है मैंने, ये भी देखा है, ठीक है। ये मेरे को ध्यान नहीं है देखा है कि नहीं है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट ये सारे। तो आपने करना क्या है, आपने इन दोनों को गारंटी से याद करना है, इन दोनों लाइनों को गारंटी से याद करना है। मैं बताऊं, अगर आप कई दिन इनको नहीं देखोगे तो गारंटी है आप भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगा, सीधी बात है। ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है, ह्यूमन माइंड से ही काम चलाएंगे, बकरे का निकाल के तो नहीं लगा लेंगे यहाँ पर, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो आपने सिर्फ करना क्या है, इनको तो पक्का याद करना है, बस नज़र मारते रहना है, टेंशन नहीं लेनी। मान लो एक आधा ऐसा क्वेश्चन आ भी गया जहां पर आपको स्ट्राइक नहीं हुआ, तो स्क्वायर करना तो आता है, बेस मेथड तो बता रखा है। जब आपको शक होगा कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं, तो आप स्क्वायर करके देख लो, तो याद होएगा तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज इनकी टेंशन नहीं लेनी, इनकी जस्ट रीडिंग मारते रहो। क्लियर है भाई? आगे बढ़े, टेंशन खत्म हुई थोड़ी, ठीक है। इनको पक्का याद कर लो भाई, दिखते ही पहचान में आ जाने चाहिए, जैसे मामा का लड़का ऐसे लगने चाहिए ये आपको। नेक्स्ट, अब क्वेश्चंस को ढेर करते हैं, देखो भाई। इफ द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स of triangle are 6, 8 and 10, then the length of smallest median of the triangle। एक ट्रायंगल की 3 साइड्स की लंबाइयाँ 6, 8 और 10 है। तो मैं यहाँ पर कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स जो पूछे गए हैं उनके ऊपर एक्चुअल क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, भले ही क्वेश्चन ईजी हो, मैं दिखाऊंगा कि पाइथागोरन ट्रिपलेट यूज़ किया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 6, 8, 10, तो 3, 4 और 5 का डबल यूज़ किया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, जी हाँ। और राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात यह है कि ये सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होती है और ये हाइपोटेन्यूज डायमीटर होता है, ये क्लियर है। डायमीटर ही 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो हाइपोटेन्यूज डायमीटर है। देन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट मीडियन, तो स्मॉलेस्ट मीडियन की लेंथ बताओ। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट ये और कर लो कि जो स्मॉलेस्ट मीडियन है वो लार्जेस्ट एंगल से जाती है। क्यों सर, अभी बताता हूँ, देखो कॉमन सेंस से। मान लो ये एंगल छोटा है, मैंने चोंच बना दी, तो ये सामने वाली लाइन से कितनी दूर है रे, बहुत दूर है भाई। अगर इसी के मुंह को खोल दूं ऐसे, ये ले भाई बहुत बड़ा कर दिया एंगल को, तो एंगल जितना बड़ा होगा वो सामने वाली लाइन के पास आ जाएगा, तो बेचारे की मीडियन उतनी ही छोटी बनेगी। कॉमन सेंस, अदरवाइज प्रूव कर सकते हैं, कॉमन सेंस की तरफ से ये आप याद कर सकते हो, ठीक, क्लियर है। तो एंगल जितना बड़ा होगा मीडियन उतनी छोटी होगी, तो ये सबसे बड़ा एंगल है तो इस वाली मीडियन सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी मीडियन कौन सी है, जो वर्टेक्स बी से जाए, तो ये वाली मीडियन पूछ रहा है सबसे छोटी। तो इसका मैंने आपको एक स्पेशल केस करवाया था, क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सेंटर है वो इसके बीच में होता है, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये स्पेशल केस करवाया था कि नहीं। तो ये और ये सारे बराबर हैं, तो 10 का हाफ है 5। ये जो मीडियन है ये हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है, हाइपोटेन्यूज 10 है तो मीडियन 5 होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन 5। ये बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। मैं आपको छोटी छोटी बातें सवालों के माध्यम से सिखाऊंगा, जैसे मैं अलग से बता सकता था कि स्मॉलेस्ट मीडियन वहाँ से आती है, तो हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ना अपने कोर्स को,
तो कई कई तरीके से बताऊंगा, कभी इजी क्वेश्चन में कुछ बता दिया, कभी मुश्किल में कुछ बता दिया, ठीक है। बस सीखते रहो, आपका एक ही काम है, सीखते रहो बस। ये मत देखो क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, बस सीखते रहो। दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 11, 60, 61। तो यहाँ पर आपको पता चल गया 11, 60, 61। अगर आपने उन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को एक बार रिवाइज नहीं किया मेरे कहे के बिना, तो क्या क्यूरियोसिटी है आपकी, क्या लगन है। मैंने बोला नहीं कि अभी रिवाइज करो 4-5 बार लिखो, इनको अभी के अभी लिखो 4-5 बार इनको याद करके, ठीक है। और इनको भी लिख लो 1-2 बार। मैंने बोला नहीं, बट खुद इतना दिमाग है नहीं, करो अभी। ये आपको सारे याद होने चाहिए आगे जो जो भी आएंगे। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 11, 60 एंड 61। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई जी हाँ, 61 के सामने 90 डिग्री का एंगल हो गया। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। जो सर्कल इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है उसका रेडियस क्या होगा। तो भैया ये तो डायमीटर है, तो उसका रेडियस क्या होगा 61/2। एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है ये, CGL 2018 टीयर 2 में आया हुआ है। कई बार आप लेवल कर देते हो, टीयर 2 में तो मुश्किल आते नहीं। क्वेश्चन की कोई जात नहीं है, आदमी ही हिंदू मुसलमान जाट ब्राह्मण बने हुए हैं। क्वेश्चन बेचारे क्वेश्चन है, कहीं पर भी आ जाते हैं। तो दिस विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12, 35 एंड 37। तो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल 12, 35 एंड 37। तो फिर से क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया 12, 35 एंड 37। व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। तो सर्कम रेडियस क्या होएगा, जो हाइपोटेन्यूज है उससे हाफ होएगा। अगर इसकी स्मॉलेस्ट मीडियन पूछ ली वो भी 37/2 होएगी। अगर उसने ये भी पूछ लिया, मान लो ये सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड 2:1 रेशियो में बांटता है। तो कई बार वो ये भी पूछ लेता है कि भैया बीजी क्या है, बीजी वो लोग हैं जो काम में लगे हैं। तो बीजी क्या होएगा, तो बीजी हो जाएगा 2/3, पूरी मीडियन का 2/3। और पूरी मीडियन क्या है, हाइपोटेन्यूज की हाफ, तो 37/2। तो ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। फिलहाल हालांकि वो क्या पूछ रहा है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है कि मेरे को सर्कम रेडियस बता दो। तो 37/2, 18.5। क्लियर है। CGL 2018 टीयर 2 की अलग शिफ्ट में। ये देखो, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 56, 90 एंड 106। तो अगर मैं इनको हाफ करूं तो 28, 45 और 53। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर कभी कोई बड़ा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो, एक आधी बार ऐसा होता है, वो स्ट्राइक नहीं होता, ज़्यादा दिल पर नहीं लेनी, उस वक्त उसको लिख लेना, उसको बार बार रिवाइज करना है, कोशिश करना है वो याद रहे। ना रहे तो आपको स्क्वायर करना भी आता है अच्छे से, स्क्वायर करके चेक करना भी, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कल, सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल का सर्कमफ्रेंस पूछा है क्या, सर्कमफ्रेंस। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी 53। तो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, पाई उसने ऑप्शन में दिया है, एंड r इज इक्वल टू 53। तो 106 पाई। वैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, तो 2 और r क्या होता है डायमीटर। तो ऐसे डायमीटर पाई भी, जो भी डायमीटर दे रखा है उसके साथ में पाई लगा दो, सर्कमफ्रेंस ही आ जाएगा, ठीक है। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर 10, 10.5 एंड 14.5। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल CPO 2019। तो अगर आप 10 का डबल करोगे, बिकॉज ये पॉइंट्स में है, तो डबल करेंगे तो हमें चांसेस है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिख जाए। तो 10 का डबल करेंगे तो 20, इसका डबल करेंगे तो 21, और उसका डबल करेंगे तो 29। 20, 21, 29 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज़ किया है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज है। और हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे नहीं, जब बनाने की जरूरत नहीं है। तो सर्कम सर्कल का रेडियस यानी कि हाइपोटेन्यूज का हाफ, तो 14.5 का हाफ 7.75, सॉरी 7.25। क्लियर, आर वी ओके गाइड्स। इंडियाज में गाइज ही बोलते रहते हैं, बफेलोज आज तक किसी ने नहीं, बेचारियों को कोई नहीं पूछ रहा। इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90। M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट है M। ओके जी।
एंड डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अच्छा, डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी, अच्छा, if AB is equal to 7, AB is equal to 7, उफ, AC is equal to 24, तो 7 24 25 वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज किया है, 7 24 25। ठीक है भाई। देन AD रेशियो AM, AD रेशियो AM। ठीक है, तो बताओ कैसे निकालोगे? हमने दो चीजें निकालनी। तो AD तो आप इजीली निकाल लोगे, जूता खोलो AD निकल आई, जुराब भी निकाल दो AD निकल ही आई, है ना। तो AD तो आप इजीली निकाल लोगे। राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगुलर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचा गया है, वही वाली सिचुएशन हो गई सिमिलरिटी वाली। ठीक है, AD निकलवा लो, BD निकलवा लो, कुछ भी निकलवा लो। ठीक है, AM क्या हो गई? AM मीडियन हो गई। ये AM क्या होती है? ये इस हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है। AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू MC, तो ये क्या हो गई? 25/2। ठीक है, और AD क्या हो गई? AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। ठीक है, उसने AD निकालने के लिए बोला। ओके, तो AD ऐसे तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन BD हमारे पास है नहीं, तो दूसरे तरीके से निकालते हैं। देखो, आपको एक और चीज़ मैंने बताई थी क्या, कि ट्रायंगल ABC का एरिया आप दो तरीके से लिख सकते हो। अगर इसको बेस मान लोगे, BC को बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी? AD। और अगर इसको बेस मान लोगे AC को, तो हाइट हो जाएगी AB। हाफ दोनों जगह कट जाएगा, मैं सिर्फ एरिया को इक्वेट कर रहा हूं। तो BC इंटू AD इज इक्वल टू AC इंटू AB, ये मैंने आपको बताया है। जी हाँ सर, तो इससे AD निकली पड़ी है। ठीक है, 24 इंटू 7, 24 इंटू 7 बटे में 25। मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा, आप भी डायरेक्टली ऐसे लिखोगे। 24 इंटू 7 बटे में 25 आ गई AD की लंबाई। ठीक है, 25 और AD की गुणा 24 और 7 की गुणा बराबर है। AD बटे में अब क्या करना है? बटे में करना है ये AM, यानी कि 25/2। दैट्स इट। नीचे 625 आएगा, और हमें नहीं पता कुछ। क्लियर है भाई? आगे बढ़े। इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, एक ट्रायंगल ABC है, B पर राइट एंगल्ड है। AB इज इक्वल टू 18, AB 18 है, BC इज इक्वल टू 24। तो 3 का 6 गुना, 4 का 6 गुना, 3 4 5, 5 का 6 गुना, यानी कि 30। 3 4 5 का 6 गुना वाला ट्रिपलेट यूज़ किया है। फाइंड द लेंथ ऑफ BG इफ G इज द सेंट्रोइड। BG की लेंथ पता करो अगर G सेंट्रोइड है। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं और सपोज ये D पर जा रही है, तो BD की लंबाई आप निकाल सकते हो, आप रोज BD पीते ही हो, है ना। तो BD की लंबाई निकाल सकते हैं। BD क्या है? 30 का हाफ, ये भी 15, ये भी 15, ये पूरी भी 15। पता है ये तीनों इक्वल हैं? जी हाँ, ये 15, और ये 2:1 रेशियो में बांटता है सेंट्रोइड। तो 2/3, हमें 2/3 वाला हिस्सा निकालना है इसका, 15 का। ठीक है, तो 10 हो गया जी। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अपना जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला मामला था वो सारा सेट कर लिया, उसके सारे क्वेश्चन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जितनी भी CVN थी, कितनी 4 CVN थी? 4 थी। सबसे पहले मीडियन करवाई है, यानी कि माध्य का, फिर एल्टीट्यूड करवाई यानी कि लंब, फिर उसके बाद एंगल बाइसेक्टर करवाया यानी कि कोण समद्विभाजक, उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करवाया, लंब समद्विभाजक, चारों करवाई। अब इन्हीं को अगर हम, अब तक तो ये नॉर्मल ट्रायंगल्स में चल रही थी, अब इनको अगर हम स्पेशल ट्रायंगल्स के अंदर डालें, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर डाल दें इनको, तो कुछ कंडीशंस बनती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर भी कुछ कंडीशन बनती हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल सिमेट्रिकल सी होती है दो साइड से, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो तीनों साइड से सिमेट्रिकल सी होती है, तो इसके अंदर भी कुछ कंडीशन बनती हैं। तो अब इनके अंदर पढ़ते हैं इन CVNs के जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी रिजल्ट्स हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट दिखाऊंगा, और उसका अगर प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी तो प्रूफ भी करके बता दूंगा। ठीक है, आपको ये याद रखनी है भाई। नंबर 1, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, अब यहाँ पर देखते रहिएगा,
जो इन सर्कल है, और जो प्रूफ नहीं बताऊंगा, अगर उसकी ज़रूरत हुई तो बता दूंगा ये आता कैसे। ए बी सी, ये अपना पूरा हाइपोटेन्यूस है ए सी, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है। कभी भी किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोने के अंदर 90 डिग्री वाला कोना, उसके अंदर अगर आप एक सर्कल फंसा दोगे ऐसे, तो हमेशा सर्कल के सेंटर से ऐसे इसको खींचोगे, तो बिकॉज ये साइड टेंजेंट का काम कर रही है तो 90 डिग्री का, ये भी टेंजेंट का काम कर रही है तो 90 डिग्री का, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, तो एक स्क्वायर बनता है जिसकी साइड सर्कल के रेडियस के बराबर होती है। यहाँ पर भी ऐसे ही स्क्वायर बनेगा। किसी भी सर्कल को फंसा दो उसके अंदर, कोने के अंदर, कोना ये 90 डिग्री वाले कोने की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आर क्या है, ये आर है इस इन सर्कल का रेडियस। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, उसका रेडियस है जी आर। क्लियर है जी? ओके। तो ये मैंने मान लिया है जी बेस राइट एंगल ट्रायंगल का, और ये मैंने मान लिया है मेरे भाई परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये है मेरे दोस्त हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो जो इन रेडियस है उसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस बटे में 2। इसको प्रूव कैसे कर पाओगे? इसको प्रूव कर पाओगे कि एक पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स खींचते हैं किसी भी सर्कल के ऊपर, तो उनकी लंबाई बराबर होती है। एक पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट्स की लंबाई दिस इज इक्वल टू दिस। वो यूज करके अगर आपका दिल करे तो कर लेना, अदरवाइज कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस बटे में 2, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा प्रूफ यहाँ पर दे दूँ। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक बी है, क्योंकि ये आपको मदद करेगा। बी तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। अगर यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो देखो अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ूंगा तो मेरे पास 2 बार r आ गया, एक बार a एक बार x। क्लियर? इन दोनों को जोड़ा तो फिर मैं हाइपोटेन्यूस को घटाऊंगा तो a तो घट गया, कट गया, x भी कट गया, मेरे पास 2 बार r बच गया, इसीलिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। r का डबल बचा था, मुझे तो r में इंटरेस्ट है। परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस बटे में 2। क्लियर है? सर्कम रेडियस, अच्छा सर्कम रेडियस भी आया नहीं है। एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि r प्लस हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू s। s क्या है? सेमी पेरीमीटर। s क्या है ये आप अपने नोट्स में लिखेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब कि सारी भुजाओं के सम का हाफ, सारी भुजाओं के सम का हाफ। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अभी लग नहीं रही होगी। अगर आप ये याद नहीं करोगे तो कई आपको बद्दी बद्दी शक्ल के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ये आपको उनसे बचाएगा। उनसे बचाने के लिए, ये किसी बुक्स में गिवन नहीं है, पता नहीं क्यों गिवन नहीं है, तो उनसे बचाने के लिए मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, ठीक है। मैं इसको यूज़ करता हूँ। कई बुक्स में इतने गंदे गंदे फॉर्मूले हैं, ये हमें उनको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये बहुत ही सिंपल है। देखो मैं बताता हूँ, एस के अंदर क्या होएगा? एस के अंदर होएगा बेटा, ये ए बी सी ट्रायंगल है, इसकी सारी साइड्स के सम का हाफ। तो सारी साइड्स के सम के हाफ में 2 बार ए है, तो सारी साइड्स के सम में 2 बार ए है, तो मैं सिर्फ एक बार ए ले लूँ, क्योंकि मुझे तो हाफ चाहिए भाई। 2x की जगह 1x ले लिया, 2r की जगह 1r ले लिया। अब देखो r तो है ही है, h के अंदर क्या है? h के अंदर a और x है, यही मैं बोल रहा हूं, r a और x, ये सारे मिलके a x और r। तो जब आप r के अंदर, जब आप रेडियस के अंदर हाइपोटेन्यूस को जोड़ते हो तो r a x पूरे पेरीमीटर का आधा मामला अंदर हो जाता है जेब में। जब r के साथ हाइपोटेन्यूस को जोड़ते हो तो इसका मतलब सेमी पेरीमीटर बनता है। अब याद रख पाओगे? अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो? एक कॉमेडियन है हर्ष बेनीवाल, अब ये तो आपको पता है ना कि s के बराबर होंगे ये दोनों। s बड़ा है, भले ही सेमी पेरीमीटर है, लेकिन इकलौते r और इकलौते हाइपोटेन्यूस से बड़ा है। तो हर्ष बेनीवाल याद कर लो, या फिर शहर याद कर लो, है? आप कैसे भी याद कर लो। वैसे मैंने कैसे याद रखा है मैं वो आपको बता देता हूँ। मैंने याद रखा कि x इन सब, s जो है इन सब में सीनियर है, s सीनियर है भाई। भले ही हाफ वो है तो पेरीमीटर का, कितनी ज्यादा साइडों का, तो s सीनियर है, इसलिए बाकी 2 के सम के बराबर होगा, खत्म कहानी। और s से सीनियर बनता भी है, ठीक? क्लियर है? ओके जी। नेक्स्ट रूल। तो मेरा काम सिर्फ आपको रूल रटवाना नहीं है, उनको कैसे रट सकते हैं ये भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि उसमें आपको हेल्प हो रही होगी, ठीक है। r इज इक्वल टू h/2, ये r क्या है? कैपिटल R, बाहर वाले सर्कल का रेडियस, तो वो तो मैंने बताया ही, हाइपोटेन्यूस का हाफ है। क्लियर है जी? ओके मेरे भाई।
नेक्स्ट यूलर्स लाइन। अब ये यूलर्स लाइन क्या होती है ये भी बता देता हूँ, इसको रहने देते हैं, अलग से डायग्राम बनाते हैं। देखो यूलर एक बंदा था, वो लाइन मारता था बाहर खड़े होके, इसलिए यूलर्स लाइन बोलते थे यूलर की लाइन को। आई एम जस्ट जोकिंग, ऐसे नामों से डरना नहीं है, यूलर्स लाइन, यूलर्स थ्योरम, फॉर्मूला। और मेन ये, इससे ही फर्क नहीं पड़ता कि ये यूलर लाइन है, फर्क पड़ता है कि कंसेप्ट क्या है। बट किसी न किसी नाम से तो कराना पड़ेगा, तो इसी भाई के नाम से कराते हैं जिसने बनाया। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है, जहाँ पर सारी एल्टीट्यूड्स, लंब के अंदर कहाँ पर होता है, जहाँ पर सारी लंब प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं। बताओ, यहाँ पर होता है सर, सारे एल्टीट्यूड यहीं पर मिलते होंगे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ये वाला एल्टीट्यूड यहाँ से गुजरता है, ये वाला इसी के ऊपर होता है, ये वाला इसी के ऊपर होता है, तो यहाँ पर होता है, जी हाँ। और वो कहाँ पर होता है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर बाहर वाले सर्कल का सेंटर, हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है बाहर वाले सर्कल का सेंटर, जी हाँ सर, वो यहाँ पर होता है, इस लाइन के बीच में होता है। तो मीडियन जो है, मीडियन जो है वो भी यहीं पर जाएगी, जी हाँ। मीडियन के ऊपर क्या होता है, सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड यहाँ पर होगा, इसको 2:1 में बांट रहा होगा, 2:1 में, ठीक है। तो मैथमेटिकली इन चीज़ों को एच जी और ओ से रिकॉग्नाइज करते हैं। मैथमेटिकली किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थो सेंटर को और इनको। सेंट्रोइड का मैंने बताया ग्रेविटी सेंटर है, इसलिए जी से। ये हाइट्स का है, इसलिए एच से, शायद वो मुझे पता नहीं, तो एच से मैथमेटिकली करते हैं, तो मेरे को याद है, ठीक है। तो मेरे को तो याद हो गया ऐसे, सुबह उठ के अको, ठीक है, जैसे भी है कंसेप्ट तो दिमाग में रह रहा है ना, सुबह उठ के सबसे पहले फ्रेश हो, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर है, लेकिन दुनिया की हर ट्रायंगल के अंदर एच, जी और ओ एक ही लाइन पर होते हैं, और ये जी जो है ये बीच में होता है, और डिस्टेंस 2:1 होता है हमेशा, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं, सब में। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से हम याद रखेंगे, कल को आप भूल जाओ तो 2 सेकंड लगेंगे निकालने में कि अच्छा ये इस वे में थे और ऐसे थे। इस लाइन को हम बोलते हैं भाई साहब यूलर्स लाइन। क्लियर है, आर वी कूल, समझ में आ गई बात। तो कल को वो आपको बताया कि भैया कोई भी रैंडम ट्रायंगल है, उसमें जी और ओ के बीच में डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर का, तो बता दो एच और जी के बीच में, तो आप बोलोगे जी 10 सेंटीमीटर का, एच और ओ के बीच में जी 15 सेंटीमीटर का। किसी भी ट्रायंगल में इसी ऑर्डर में होंगे, ऐसे ही लाइन पे होंगे, इस लाइन को बोलते हैं यूलर्स लाइन, ठीक है सर। अब एक चौथा भी है, ये कहाँ पर गया, ये आपको पता ही है कहाँ पर गया, ये यहाँ पर मिलेगा आपको, ये यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर ऐसे स्क्वायर बनाए बैठा होएगा, ये बन रहा है ना, ये सारे यहाँ से जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, स्क्वायर बनाए बैठा होएगा। तो कभी कभी वो क्या कर लेता है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस भी पूछ लेता है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पूछता है कि ये जो ऑर्थो सेंटर है और ये क्या है, इन सेंटर अंतः के अंदर, इसके बीच का डिस्टेंस बताओ। तो रेडियस अगर r है, तो ये तो r रेडियस वाला स्क्वायर बना, तो इनके बीच का डिस्टेंस √2r। तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस पूछेगा, अगर पूछेगा तो इसके इसका, इसके इसका, इसके इसका, इनका पूछेगा, इसके और इसका नहीं पूछेगा। अगर इसके और इसके का क्या सर फॉर्मूला नहीं है, क्या निकाल नहीं सकते? कौन सी चीज़ है जो दुनिया में निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं, बट अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है जी यूलर्स फॉर्मूला, या फिर यूलर ने कई फॉर्मूले दिए थे, तो यूलर का फॉर्मूला एक सेम नहीं है, बस मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ। वो फॉर्मूला मेनली अपने सिलेबस में नहीं है, बट वो काफ़ी पॉपुलर है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको मॉक टेस्ट के अंदर मिल जाएंगे जो पॉपुलर कंपनीज हैं। तो ताकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो बंदों को ये लगता है एक फॉर्मूला ही कहीं से आ गया बाहर, शायद मेरी मैथ पूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जस्ट ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इन सेंटर और सरकम सेंटर का डिस्टेंस, इन सेंटर यानी कि अंदर वाले सर्कल के सेंटर और बाहर वाले सर्कल के सेंटर का डिफरेंस किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं, ये दोनों फॉर ऑल ट्रायंगल्स हैं, फॉर ऑल ट्रायंगल्स,
ठीक है, स्लाइड में आप ये अपने नोट्स में लिखना, बस ये इसके साथ समझाने आसान थे इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर मैं उसको d बोल दूँ तो d इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 2RR। ठीक है, इसके ऊपर मैंने आज तक एसएससी के अंदर क्वेश्चन नहीं देखा, मैंने आज तक सीडीएस के अंदर क्वेश्चन नहीं देखा, बट ठीक है। मैं क्या करता हूँ जब मेरे को ये पढ़ाना होता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं अपने नोट्स में देखता हूँ कि भाई क्या था वो फॉर्मूला, अच्छा ये था, ये लो, मैं याद भी नहीं रखता इसको। ठीक है, क्योंकि भाई अब इसको 1 महीने नहीं देखेंगे तो भूल ही जाएंगे, 20 दिन नहीं देखेंगे तो भूल ही जाएंगे, क्योंकि भाई रिलेवेंट नहीं है। कोई भी चीज़ याद कैसे रहती है, वो क्वेश्चंस में बार बार आती है, माइंड में रिमाइंड होती है, ठीक है, फिर आई फिर रिमाइंड होगी। अब कोई चीज़ यूज ही नहीं हो रही है। 6 महीने में एक बच्चा क्वेश्चन लाएगा, फंसा हुआ मॉक में, ये फंस गया, ऐसा ये वो वाला है, ये ले बेटा वही फॉर्मूला है, फिर वो याद कैसे रहेगी। ठीक है, बट ठीक है, आप अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। और भी बतेरी चीज़ें हैं जो ऐसे ही हैं, जो आएंगी नहीं। देन डिस्टेंस बिटवीन H एंड I, तो ये मैंने बता दिया, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और ये इन सेंटर, ये वाला सेंटर, इनके बीच में √2R का डिफरेंस होता है। ये सारी चीज़ें डेफिनेटली रिलेवेंट है अपने एग्जाम से। ठीक है भाई, आर वी कूल? नेक्स्ट आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो इससे पहले हमने किया राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये सर्कल्स, ये सेंटर्स, ये सारी लाइंस क्या करती हैं वो हमने देख लिया। ठीक है भाई, अब हम देख रहे हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर। अब आइसोस्केलस ट्रायंगल की क्या खासियत है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल कि अगर ये दो भुजाएं इक्वल हैं तो ये सिमेट्रिकल आपको लगेगी, है? आपको ऐसे सिमेट्रिकल नहीं लगेगी, ऐसे मान लो ये दो इक्वल हैं तो अब तो यहां से सिमेट्रिकल लगेगी। अब आपको मेरी फीलिंग समझ रहे हो कि नहीं? सिमेट्रिकल, दोनों तरफ से एक जैसी दिखेगी, यहां से देखोगे या यहां से देखोगे तो यहां से। अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे काट भी दूं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल समान होंगे, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या है, बिल्कुल समान है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी सिमेट्री बता रहा हूं। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर मामला क्या है मेरे भाई, ये लाइन जो है, अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं तो ये एल्टीट्यूड का काम भी करती है, बिकॉज ये सिमेट्रिकल है। यही मीडियन का काम करती है, यही एंगल बाइसेक्टर का काम करती है, ये मीडियन भी है परपेंडिकुलर भी है, तो यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करती है। तो सारे सेंटर्स इसी लाइन के ऊपर आ जाएंगे, चारों के चारों पॉइंट जो सेंटर हैं, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मीडियन वगैरह के यहीं पर आ जाएंगे। वो सारे क्या हैं, वो कोलिनियर हैं। यहां पर बनाते हैं तो सारे यहीं पर आ जाएंगे। क्लियर है भाई? और मैं क्या बता रहा हूं, और आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, क्या? इट इज सिमेट्रिकल अबाउट नॉन इक्वल एंगल। नॉन इक्वल एंगल के अबाउट सिमेट्रिकल होने का क्या मतलब है? सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन फ्रॉम नॉन इक्वल एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर, ये वाला ऐसा एंगल है जो इक्वल नहीं है किसी के। यहां से जो लाइन खिंचती है, यहां से अगर मैं बिल्कुल बीच से एक लाइन मारूं तो उसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है। अगर मैं बीच से काट दूं तो वो वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों सेम कॉन्ग्रुएंट बनेंगी, बिल्कुल एक दूसरे के समान। ठीक है, तो इससे एक और बात है, अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं ऐसे, ठीक है, जो इस लाइन को 3:1 रेशियो में बांट रही है, और यहां से एक लाइन खींच दूं जो 3:1 रेशियो में बांट रही है, तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ट्रायंगल सिमेट्रिकल है। ऐसे ये भी सेम जगह पर जा रही है, ये भी सेम जगह पर जा रही है, तो ये दोनों लाइन की लंबाई बराबर है। अगर मैं यहां से मीडियन खींच दूं, यहां से मीडियन खींच दूं, तो ये दोनों मीडियन बराबर हैं। तो सर अगर एक मीडियन यहां से खींचोगे, एक यहां से, ये बराबर नहीं है। समझ रहे हो? ये नहीं है कि एक यहां से खींच दोगे एक यहां से, इक्वल साइड्स तो ये वाली है ना, इनके ऊपर जो भी ऐसे काम करोगे सेम तरीके से वो इक्वल होंगे। यहां से खींची गई एल्टीट्यूड, यहां से खींची गई एल्टीट्यूड बराबर है। क्लियर है? यहां से खींचे गए एंगल बाइसेक्टर, यहां से खींचे गए एंगल बाइसेक्टर बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इन दोनों तरफ से ये सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल का मतलब समझ में आ गया। इस अंडरस्टैंडिंग से भी कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट, ऑल द इंपॉर्टेंट सीवियंस, ये जितने भी इंपॉर्टेंट सीवियन बताई है, मीडियन, एल्टीट्यूड, ये सारी फ्रॉम नॉन इक्वल एंगल आर कोइंसिडेंट। ये एक ही लाइन है जो सबका काम कर रही है। अगर कल को मैं आपको ये बता दूं
कि मेरे भाई कोई ट्रायंगल है, उसके अंदर मैंने एल्टीट्यूड खींची और वो एंगल बाइसेक्टर भी है, एक ही मीडियन है, सॉरी एक ही लाइन है, वो एंगल बाइसेक्टर भी है, एल्टीट्यूड भी है, दोनों का काम कर रही है। इसका मतलब ट्रायंगल आइसोस्केलस है। और कौन सी दो साइड इक्वल है? ये नहीं है कि इसको इसके साथ इक्वल कर दोगे, नहीं, इसको इसके साथ इक्वल करोगे, इनके बीच से आ रही है ना। अगर कोई भी लाइन कल को, इस कंसेप्ट के ऊपर मज़ेदार क्वेश्चंस बनते हैं, इन कंसेप्ट्स के ऊपर मज़ा आता है क्योंकि ये देखने में थोड़े से मुश्किल हैं और बहुत ही बेसिक है। कोई भी लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर है, साथ में मीडियन भी है, इन्हीं भी दो का रोल प्ले कर रही है, इसका मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल है। इसका मतलब ये लाइन जो है ना, अब ये सब कुछ है, ये मीडियन भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, एल्टीट्यूड भी है, सब कुछ भी है। कोई भी दो का रोल एक साथ प्ले करती दिख जाए, अगर आपको एक एल्टीट्यूड दिख जाए जो मीडियन भी हो, ये रटनी नहीं है, ये चीज़ें समझनी है। अगर कोई एल्टीट्यूड दिख जाए जो मीडियन भी हो, इसका मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल है। इनके ऊपर क्वेश्चन होते हैं और मैं करवाऊंगा, आए हुए कई क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा, बढ़िया बढ़िया आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारी लाइनें क्या हैं? सारी लाइनें कोइंसिडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, ये वाली। लेकिन अगर आप यहाँ से खींचोगे मीडियन, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर, तो सारे फिर अलग अलग होंगे। यहाँ से खींचोगे तो ऐसे चार लाइनें अलग अलग निकलेंगी, ठीक है। यहाँ से खींचोगे तो अलग अलग निकलेंगी, लेकिन यहाँ वाली चारों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं और वो जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। ऑल दी सेंटर्स आर कोलिनियर, जितने भी सेंटर, जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, सेंट्रोइड वगैरह, वो सारे कोलिनियर हैं। क्लियर है भाई? और एक और बात आपको बताऊँ आगे बढ़ने से पहले, ये जो सेंटर है ना, जैसे सेंट्रोइड हो गया, इन सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, ऐसे ऐसे 20-25 सेंटर तो मैंने खुद देखे हैं ऑनलाइन। इस तरह के 20-25 सेंटर ज्योमेट्री में, सिर्फ सेंटर ट्रायंगल के, और पता नहीं कितने कितने हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर एक चैप्टर को भी करने लगे ना डिटेल में कि मैं तो पूरा कर जाऊंगा, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। सिर्फ एसएससी का रिलेवेंट पढ़ के एग्जाम में सिलेक्शन लेके निकल लो। नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, सिमेट्रिकल अबाउट ऑल द वर्टिसेस, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भाई साहब तीनों तरफ से सिमेट्रिकल है। जैसे आइसोस्केलस ट्रायंगल जो थी, उसकी सिर्फ दो भुजाएं इक्वल थी, तो इनके बीच में लाइन मारने पर सिमेट्रिकल थी। अब इस ट्रायंगल को मैं यहाँ से देख लूँ तो भी वैसे ही दिखेगी, यहाँ से देख लूँ, यहाँ से देख लूँ, ऐसी ही दिखेगी। तो अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ से मान लो मैंने एल्टीट्यूड खींची, तो अब ये एल्टीट्यूड मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ये सब कुछ है। यहाँ से खींची वो वाली लाइन भी सब कुछ है, यहाँ से खींची वो वाली लाइन भी सब कुछ है। यहाँ से खींची गई लाइन एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सब कुछ है, हर एक वर्टेक्स से खींची गई। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये सब कुछ है, यही पॉइंट सेंट्रोइड है, यही पॉइंट इन सेंटर है, सरकम सेंटर है, सब कुछ यही पॉइंट है। तो सारे जो पॉइंट हैं, जो सेंटर हैं, वो भी कोइंसाइड कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों तरफ से सिमेट्रिकल हैं। कोइंसाइड यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, हिंदी वालों के लिए समकेंद्रित हो जाते हैं, पता नहीं ऐसा कुछ है, ठीक है। एक आधे टिपिकल वर्ड आप देख लेना। अब भाई अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया इंडिया में, मुश्किल बढ़ा के चले गए ये हिंदी इंग्लिश वाली, क्या ही करें अब, मतलब है ना। कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, कोई हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, कोई बीच में हिंदी से इंग्लिश में जा रहा है, बेचारा फालतू की मुश्किल बढ़ा के चले गए। चलो जो भी है, तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके जी, ट्रायंगल एबीसी, इसके अंदर का सर्कल बनाया, इसके बाहर का सर्कल बनाया, तो एक ही पॉइंट है जो अंदर वाले सर्कल का भी सेंटर है, बाहर वाले सर्कल का भी सेंटर है, यही पॉइंट सेंट्रोइड वगैरह सबकी प्रॉपर्टी यही पॉइंट रखता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। तो अब देखिए जी, अगर मैं यहाँ से मीडियन बना दूँ, मीडियन माध्य का, तो वो सारी लाइनों का काम करेगी, जी हाँ सर। तो 2:1 रेशियो में बांटेगी, जी हाँ सर। तो लेट दिस बी जी, लेट दिस बी डी, तो ए जी इस थ्रू डी जी डी 2:1 होएगा, हाँ। तो ए जी क्या है? ए जी है बाहर वाले सर्कल का सेंटर, है कि नहीं, सॉरी बाहर वाले सर्कल का रेडियस, और जी डी क्या है? अंदर वाले सर्कल का रेडियस। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो सरकम सेंटर है, बाहर वाले सर्कल का रेडियस डबल होता है अंदर वाले से, बाहर वाले सर्कल का रेडियस डबल होता है अंदर वाले से, ठीक है।
और एक और बात, अब ध्यान से सुनो, ये चीज़ हम प्रूव नहीं करेंगे। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे दी ए, तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस अगर निकालना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ √3 से डिवाइड कर दो। इसको भाषा में याद करना है ना कि ऐसे r=a/√3, ऐसे तोता नहीं बनना है। साइड को √3 से डिवाइड करूंगा, साइड को √3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? सर्कम रेडियस, बाहर वाले सर्कल का रेडियस। तो रेडियस को, सर्कम रेडियस को √3 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगी? तो साइड आ जाएगी। तो जो सर्कम रेडियस है, आपको इतना तो फील हो ही रहा होगा ना कि साइड से छोटा है। इतनी तो आंखें खराब होंगी नहीं कि सर्कम रेडियस है, साइड से तो छोटा ही है। तो √3 से डिवाइड करेंगे साइड को तो सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस को √3 से गुणा करेंगे तो साइड। और जो इन रेडियस है वो तो सर्कम रेडियस से मैंने आधा बताया था, तो √3 से तो डिवाइड करना ही करना है, एक 2 से भी डिवाइड करना है अगर अंदर वाला रेडियस चाहिए तो साइड को √3 से डिवाइड करूं तो सर्कम रेडियस, एक और 2 से मतलब और ज़्यादा हाफ कर दूं इसका तो इन रेडियस, खत्म। रटना क्यों है? फिर अगर कोई मेरे को इन रेडियस देता है, देखो साइड को मैं 2√3 से डिवाइड करूंगा तो इन रेडियस आ जाएगा, इन रेडियस दिया तो 2√3 से गुणा करूंगा साइड आ जाएगी। भाषा बना के हमने इनको याद करना है। बात क्लियर होगी? आगे बढ़ जाऊं, क्वेश्चंस को रगड़ दें। चलो जी, और ये जो वीडियोस हैं इनको तेज़ स्पीड में करके देख लो भाई अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? नॉर्मल स्पीड पर तो ना ही देखना, जहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है वहाँ पर नॉर्मल स्पीड पर देख लेना। मैं नॉर्मल स्पीड पर ही बोल पाऊँगा, है ना? नहीं तो चीज़ें मैसअप हो जाएंगी। मैंने तेज़ करने की कोशिश की ना, मेरे लिए ये सारी चीज़ें आसान है, एक समान है, मैं इतनी बार कर चुका हूँ, है ना? तो मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ कि हाँ ये यहाँ पर स्टूडेंट फंसते हैं एक्सपीरियंस से। तो मैं तेज़ करूँगा तो फिर मतलब समझ में नहीं आएगा। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इन रेडियस की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? छोटे आर की, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस बटे 2, और सर्कम रेडियस की वैल्यू बताई थी हाइपोटेन्यूस बटे 2। अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो करके देख लो, रटना नहीं है ऐसी चीज़ों को। सम करोगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है, हाँ जी सर सेम है, h से h कट जाएगा तो सिर्फ p प्लस b बचेगा, हाँ जी। तो दिस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ बोथ द लेग्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के दोनों पादों की क्या बोलते हैं उसको? औसत। क्लियर है? ट्रायंगल की लेग्स किन को बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लेग्स बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस के अलावा ये जो साइड्स हैं इनको लेग्स। ठीक है, एक और टर्म आपको पता लग गया। नेक्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 1:5:6, अगर किसी ट्रायंगल के एंगल्स का रेशियो 1:5:6 है तो ठीक है भाई, बताओ क्या होगा? 5 और 6, 6 और 6 12, 180/12 इज इक्वल टू 15। तो 15 गुणा कर दे, 15 एकम 15, 15 5 75, 15 6 90, डन। तो 15 75 और 90 वाली ट्रायंगल है, इसके रेशियो ऑफ इट्स सर्कम रेडियस, इसका सर्कम रेडियस और इन रेडियस। ये यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये इस तरीके से लिए हैं कि आपको सारी चीज़ें रिवाइज करा दूँ। अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं बहुत बढ़िया, नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, एक बार करने के बाद कर पाओगे ना, एक बार करने के बाद कर पाओगे, उतना काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए। तो डरना नहीं है, कम टाइम में सब कुछ रिवाइज करना है। प्लेन ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो डरना नहीं है मेरे भाई। अब ये एक चीज़ देखो, आपको मैंने दो ट्रायंगल तो रटवा दी, 30 60 और 90, लेकिन 30 के सामने वाली साइड 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, 45 45 90। यहाँ पर रेशियो क्या होता है? 1 1 √2। एक और साइड आपको हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर एक और ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, इस वाले की। 15 के सामने होता है √3 -1, 75 के सामने √3 +1। बड़ा एंगल है तो प्लस वाला, छोटा एंगल है तो माइनस वाला, 90 के सामने 2 √2। ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, जिनका आपको याद होना चाहिए। कई बच्चे कोशिश करते हैं थोड़ी सी और अजीब अजीब ट्रायंगल की रटने की, मत करो, सफिशिएंट। क्लियर है? तो 15 के सामने इट विल बी √3 -1, 75 के सामने √3 +1। ये साइड्स का रेशियो है 2 √2। उसने भी सिर्फ रेशियो ही पूछा है, अब आप इजीली रेशियो निकाल दोगे। अब निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? बाकी का काम छोड़ रहा हूँ HW पर। क्लियर?
आगे HW में देख लेना, आप निकाल ही दोगे, दोनों के फॉर्मूले पता ही है राइट एंगल ट्रायंगल के। ट्रायंगल PQR इज ए ट्रायंगल, PQR इज ए ट्रायंगल इन विच एंगल QPR इज 90। ओके जी। PQ इज 24, PQ 24 है। PR इज 32, PR इज 32। तो कुछ पता लग रहा है, 8 गुना है दोनों, तो 3 का 8 गुना, 4 का 8 गुना, 5 का 8 गुना 40, ये 40। ओके जी। QA इज इक्वल टू AR, QA इज इक्वल टू AR, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब PA जो है वो मीडियन है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, मीडियन है। राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन है 90 डिग्री वाली, तो ये अगर 20 है, ये अगर 20 है, तो ये भी 20 है, ये भी 20 होएगा। ये क्लियर है ना? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हो तो ये वाली मीडियन हाइपोटेन्यूज के हाफ, ये तीनों बराबर होती हैं, ठीक है। ये भी 20 है। QT इज एन एंगल बाइसेक्टर, QT एंगल बाइसेक्टर है, तो यहां पर एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज लगेंगी, क्या लग सकती हैं देखो आप। फाइंड TA, तो आपने TA की पोस्ट लेनी है, TA से ऊपर की लेनी है भाई, TA की पोस्ट नहीं लेनी है। देखो बताओ, अब एंगल बाइसेक्टर का एक ही थ्योरम है कि सामने वाली साइड को उस रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में ये दोनों साइडें हों। तो 24 और 20 का क्या रेशियो है? 4 6 24 और 4 5 20, 6:5, 6:5, ठीक है। हमें TA निकालनी है, तो 5/11 आउट ऑफ 20, यानी कि 100/11, ऑप्शन ए क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर दिस। तो एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है 10 24 26, यानी कि 5 12 13 का मल्टीपल है, तो 10 24 26 राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके सर। अब इसका ऑर्थो सेंटर, अब ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है? एल्टीट्यूड्स वाला, वो यहाँ पर होता है, मैंने आपको बताया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं मामले को, ठीक है। ये होता है सरकम सेंटर और ये होता है इसका क्या? सेंट्रोइड। अगर वो इन सेंटर की बोलता तो यहाँ पर होता है इन सेंटर। ये पूरा खेल है, इससे इसका डिस्टेंस पूछेगा या फिर इन तीनों का गेम करता है, वो अपने सिलेबस के अंदर इनका करता है, ठीक है। उसने किसका पूछा भाई? ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। तो ये सरकम सेंटर है, बाहर वाले सर्कल का सेंटर है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होएगा? वो इस मीडियन के बराबर होएगा। और ये वाली जो मीडियन है ये हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है, तो 26 का हाफ 13, ऑप्शन है। क्लियर? क्लियर है कि नहीं मेरे भाई? अगर उसने HI पूछा होता तो आप क्या निकालोगे? आप इन रेडियस निकालोगे, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बटे 2, और उसको √2 से गुणा कर दोगे, है ना। कई ऐसे बंदे होते हैं डायरेक्ट ऐसे याद करेंगे P + B - H, अब √2 से इसको काट देंगे, बटे में √2, मतलब फालतू में दिमाग को डस्टबिन बनाए रखेंगे। नेक्स्ट, ये हमने मतलब, हाँ मैंने आंसर टिक कर दिया ना। अब अगला, इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर इज 2√2। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर तो यहीं पर है, ठीक है। और इन सेंटर कहाँ पर होता है? मैंने आपको बताया, अगर कोने में सर्कल फंसा दोगे तो हमेशा क्या बनेगा? एक स्क्वायर बनेगा। और कितनी साइड का? जिसका साइड मतलब कितनी साइड का? रेडियस के बराबर साइड का। तो ये है अपना इन सेंटर, उस सर्कल का सेंटर है, ठीक है सर। उसने क्या बताया है? द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर दिस इज 2√2। अगर ये डायगोनल 2√2 है तो ये साइड 2 हो गई, यानी कि हमारा रेडियस क्या हो गया? हमारा रेडियस हो गया 2, इन सर्कल का रेडियस, इन रेडियस 2। एंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 15। सेमी पेरीमीटर S जो है वो 15 हो गया। मैंने आपको एक बात बताई थी कि S जो है वो H और R इन दोनों से बनता है। S सेमी पेरीमीटर है, H और R, S सीनियर है, इन दोनों के सम से बनता है। तो उसने S की वैल्यू तो दे दी, उसने R की वैल्यू भी दे दी, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो वी विल यूज़ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, जानबूझ के बनाया है, ऐसा क्वेश्चन वैसे आना नहीं बनता। तो क्या सर ये इररिलेवेंट है? कंसेप्ट इररिलेवेंट नहीं है, मैंने स्टेप्स ज़्यादा कर दिए बस इसके अंदर।
तो सिर्फ इसलिए बनाया है कि सारी चीज़ें रिवाइज करवा दूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर। तो सेंट्रोइड कहाँ पर होगा मेरे भाई? सेंट्रोइड यहाँ पर होगा। अगर मैंने ये मीडियन खींची तो सामने वाली साइड के हाफ पर जाएगी, तो ये वाली और ये वाली बराबर होती हैं। जी हाँ, तो सामने वाली साइड कितनी है? सामने वाली साइड है हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस कितना है? 13। तो ये 13/2, ये 13/2, ये 13/2। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है सेंट्रोइड और सरकम सेंटर के बीच में डिस्टेंस। तो यानी कि पूरी मीडियन का 1/3। तो 13/2 का 1/3, 13/6। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा नहीं, सिर्फ रिवीजन के लिए, सारे कंसेप्ट्स की रिवीजन के लिए। तो इससे डरना नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है, सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। इन द राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ए बी सी इज 90। इन द राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल, अच्छा हाँ, ओके, एंगल बी इज इक्वल टू 90। मीडियन ए डी, ये ए डी जो है मीडियन है। बहुत सारे कंसेप्ट इसके थ्रू रिवाइज करवाऊंगा। एंड सी ई, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मीडियंस लिए हैं ऐसे। कछु याद आया? इज कछु रिमेंबर्ड? ए पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, या फिर 5ac स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो आपको वो याद आएगा। अगर मैंने यहाँ से मीडियन खींची तो 5 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, साइड्स के बीच में राइट एंगल है, इज इक्वल टू 4 इंटू मीडियंस का स्क्वायर। ठीक है, इतना बोलने से याद आना चाहिए जो बोल रहा हूँ वो। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ इफ ए डी इज इक्वल टू 66। ये जो ए डी है ये 66 है। ओके जी। सी ई इज इक्वल टू 57, सी ई जो है ये है 57। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ई एंड ओ एफ। तो डी ई, तो डी ई, तो डी ई की लंबाई कैसे निकालोगे? ये तो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अगर मुझे सामने वाली साइड की लंबाई मिल जाए तो उसको हाफ कर दूंगा, डी ई आ जाएगा। ओके जी। ओ एफ की लंबाई कैसे निकालोगे? ओ एफ के लिए मैंने आपको एक कंसेप्ट करवाया था, उसको रिवाइज करवाना चाह रहा था इस क्वेश्चन के थ्रू। ये कंसेप्ट करवाया था, अगर यहाँ से मैंने मीडियन खींची, यहाँ से मैंने मीडियन खींची, ठीक है, तो आपको एक चीज़ बताई थी क्या? या तो आप इसको ऐसे याद रख लो 312 3 1 2, या फिर ना रट पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस रेशियो को दोबारा याद करना है तो डमरू से प्रूव करना स्टार्ट करो। किससे? डमरू से। बिकॉज ये मिड पॉइंट है, तो जो डी ई है वो हाफ है बी सी का। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं क्योंकि डमरू बन रहा है। ऊपर वाली ट्रायंगल की साइडें हाफ हैं, तो यहाँ से गुजरने वाली लाइन भी इस लाइन से हाफ है। ठीक है, ओके जी। अब ये क्या है? ये मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड के नीचे अगर 2 यूनिट है तो सेंट्रोइड के ऊपर 4 यूनिट होएगा। 4 में से 1 गए 3, तो 3 1 2, तो ये 3, ये 1, ये 2, तो मैंने क्या जुड़वाया वहाँ पर? ओ एफ। तो पूरी मीडियन का 3 1 2 रेशियो में बांटोगे तो ये भी आ जाएगा। तो समझ गए क्या क्या रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन बना है। इससे डरना है नहीं, वो ऐसे तामझाम नहीं करता वो एग्जामिनर। ठीक है, करेगा तो 30 में से 1 क्वेश्चन पर करेगा, 25 में से 1 क्वेश्चन पर करेगा, उससे डर थोड़ी ना जाएंगे, एंड में उसको भी देख लेंगे। बस ये यहाँ पर रिवीजन के लिए। ओके, तो भाई यहाँ पर फॉर्मूला, एक राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन खींची गई है, तो 90 डिग्री के सामने ए सी, तो 5ac स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ये वाली मीडियन का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 57 और 66 का स्क्वायर करने मत बैठ जाना। सिंप्लीफिकेशन में जो कंसेप्ट करवाया है वो रखने के लिए नहीं करवाया है। दोनों में से क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, लेकिन पावर भी साथ में कॉमन आती है, तो 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा बाहर, और अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा 19 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर तो इजीली कर सकते हो। काट दो। अब ए सी की वैल्यू क्या होगी? ए सी विल बी 13, 3 और 2, तो 13 6 78। अब अगर ए सी की वैल्यू 78 है
तो डी ई की वैल्यू क्या होगी, इससे हाफ, तो डी ई विल बी इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं 39 प्लस ओ एफ। अब ओ एफ की वैल्यू निकालनी है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, मुझे 3 2 5 और 1 6 1/6 निकालना है। इसका 1/6 निकालना है इस पूरी मीडियन का। ये पूरी मीडियन क्या होएगी, देखो 78 का हाफ ये होएगा, इसको अगर मैं जेड बोल दूं, ए जेड जो है वो भी 39, जेड सी भी 39 और बी जेड भी 39, तो 39 का 1/6, यानी कि अगर मैं 3 से काटूं तो 13/2, यानी कि 6.5 45.5। तो चीज़ें रिवाइज हो रही हैं कि नहीं हो रही, क्लियर है? ओके। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं जो रिलेवेंट हैं, बट क्वेश्चन का नेचर या टाइप फिर ऐसा हो जाता है कि एग्जाम में तो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें स्टेप्स इतने ज़्यादा कर लिए। तो हमारे एग्जाम में कंसेप्ट्स का डिफ़िकल्टी लेवल, उनकी कितनी की डेप्थ है, कितने स्टेप्स में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन बना दूँ जो आधे घंटे में सोल्व हो, फिर एसएससी में थोड़ी आएगा। मान लो उसमें कंसेप्ट सारे अपने वही लग रहे हैं जो आ रहे हैं, तो कई चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये सारा ज्ञान मैं क्यों देता हूँ, कभी भी कोई भी डराए तो आप डरो ना, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आज के दिन। लोग डराने के लिए बहुत अलग अलग तरह के प्रयास कर रहे हैं, आपका फंसना बहुत ईजी है उस डर में। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, बी डी इज 5, डी इसके ऊपर एक पॉइंट है, बी डी जो है वो 5 है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 12, ए बी 12 है, ए सी भी 12 है, ठीक है। एंड ए डी इज इक्वल टू 8। कभी कभी हो सकता है आपसे पहली बार में जो फिगर बने वो उतनी अच्छी ना बने, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो क्वेश्चंस को पहले कर चुका हूँ। देन द लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू व्हाट, तो सी डी की लंबाई क्या होगी। अब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगा तो ये मीडियन का काम भी करेगी। आप बोलोगे जी हाँ, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो डी जेड को अगर मैं ए मान लूँ तो ये सारा हो गया 5 प्लस ए, तो जेड सी भी हो जाएगा 5 प्लस ए। क्लियर है? आइसोस्केलस ट्रायंगल है भाई, एल्टीट्यूड मीडियन का भी काम करेगी। ओके जी, लीजिए अब आगे सॉल्व करते हैं। सी डी की लंबाई उसने पूछी है, सी डी की लंबाई। तो बताओ अब क्या कर सकते हैं, सोचो जरा क्या कर सकते हैं। ये काम कई बार करना पड़ता है अपने एग्जाम के अंदर। यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक तो ए डी जी, दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक तो ए डी जी और एक है ए डी जेड और एक ए जेड सी। तो ए डी जेड के अंदर ये दो साइडें पता हैं, इसकी लंबाई निकाल सकते हो, इसके अंदर ये दो साइडें पता हैं, इसकी लंबाई निकाल सकते हो। तो यहाँ से और यहाँ से इसकी लंबाई निकाल कर इक्वेट कर दो, ठीक है। ए जेड की लंबाई, ये काम कई बार करना पड़ता है पाइथागोरस के साथ। तो इसकी लंबाई क्या होएगी, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर कर देते हैं 64 प्लस ए का स्क्वायर, नहीं ये जो 8 है ये हाइपोटेन्यूज है तो घटेगा, आपने भी नहीं बताया, बेशरम हो बड़े, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है 144 माइनस इसका स्क्वायर घटेगा, तो घटाते हैं जी 25 माइनस ए स्क्वायर माइनस 10a, ठीक। इट इम्प्लाइज दैट ये 10a है, ये इधर आ जाएगा 10a इज इक्वल टू, ये 64 उधर जाकर घटेगा तो ये हो जाएगा 80 89। अगर मैं 89 को घटा दूँ तो 14 में से 9 गए 5, 13 में से 8 गए 5, तो a इज इक्वल टू 5.5, ठीक है। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है सी डी, तो इट इज़ 2a प्लस 5, है ना। तो 5.5 का डबल होएगा 11 और 5 16, आंसर विल बी ऑप्शन सी। 2018 टीयर 2 का क्वेश्चन है। क्लियर, आर वी कूल? इन ट्रायंगल एबीसी द लेंथ ऑफ साइड ए बी बी सी एंड ए सी, ए बी बी सी 12, ए बी बी सी का है 18 और ये है 20, ठीक। ये भी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन वो सेम चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया है, तो डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। डी इज ए पॉइंट ऑन ए सी के ऊपर इस लेक्चर में कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको डायरेक्टली नहीं स्ट्राइक हो रहे होंगे, और ये नेचुरल है, कई बच्चों के साथ हो रहा होगा ऐसे, कई के साथ हो रहा होगा।
ठीक है। जो आप गिवन टाइम में नहीं निकाल पा रहे होगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, डरना मत मेरे भाई। ए बी इज इक्वल टू डी बी, तो इसने डी यहाँ पर एक पॉइंट खींचा है, इस तरीके से खींचा है कि ए बी इज इक्वल टू डी बी, यानी कि ये 12 है तो ये भी 12 होएगा। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी इज टू डी सी, ए डी और डी सी की क्या वैल्यू आएगी? ठीक है, देखो आइसोस्केलस ट्रायंगल है, हिंट देता हूँ, एल्टीट्यूड खींच लो। एल्टीट्यूड जो है वो मीडियन का काम भी करेगी। ठीक है सर, खींच देते हैं, ये लो, मीडियन का काम भी करेगी, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरी क्या है, ये पूरी है 20, ये पूरी। ठीक है, तो मैं इसको भी ए मान लूँ, इसको भी ए मान लूँ, तो ए और ए 2a, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 2a। क्लियर है, ये दिख रहा है ना, 20 माइनस 2a। अब हम क्या करेंगे, देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं ये जो बी जेड है इसकी लंबाई को इक्वेट कर दूंगा, बिकॉज लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसके अंदर भी एग्जैक्टली सेम सा ही मामला चल रहा है, बी जेड की लंबाई। तो इस वाली ट्रायंगल के अंदर देख लो या इस वाली के अंदर देख लो, बात तो एक ही है, दोनों भाई आइसोस्केलस ट्रायंगल के ही दो हिस्से हैं। और एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल देख लो, बी जेड सी, एक तो ए बी जेड देख लो और एक बी जेड सी देख लो, इनके अंदर बी जेड की लंबाई को इक्वेट कर दो। तो इसके अंदर देखो बी जेड की लंबाई क्या होगी, ये हाइपोटेन्यूज है 144 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इस बड़ी वाली ट्रायंगल में देखो 18 का स्क्वायर क्या है 324, माइनस इस वाली साइड की लंबाई क्या है, इस वाली साइड की लंबाई ये हो जाएगी b माइनस 2a प्लस ए, यानी कि 20 माइनस ए, 18 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो माइनस 400 माइनस ए स्क्वायर प्लस 40 है। इट इम्प्लाइज दैट 40a इज इक्वल टू, 40a को मैंने यहीं पर रखा है, बस इन भाई साहब को इधर भेजा है, तो 400 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 544 माइनस में 324, 220 आएगा। ठीक है, 2 2 0, तो 0 से 0, a इज इक्वल टू 11/2। क्या पूछा भाई, ए डी इज टू डी सी, ए डी इज टू डी सी, तो ए डी की लंबाई हो जाएगी 2a बोले तो 11, ओके, और डी सी की लंबाई हो जाएगी 20 माइनस 2a, तो यानी कि 9, 11:9 रीज ऑप्शन है। क्लियर है भाई, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस आप मेरे साथ ये कोर्स कर लो जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से, पूरे कोर्स को देख लो, दैट्स इट। आपने कुछ करना नहीं है, डरना नहीं है, बस अपने आप काम हो जाएगा। आपके हाथ में है काम करना, उससे फालतू की फीलिंग जनरेट मत करना, कभी डर जाओ कभी ज़्यादा खुश हो जाओ। ये देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पहली बार में नहीं कर पाओगे आप, अगर कर पाओगे तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज पहली बार में नहीं कर पाओगे। आया हुआ क्वेश्चन है, और पी क्यू आर, एंगल पी जो है ये 120 है, ठीक है, पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी एस जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, और वो क्या बता रहा है, पी क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, ऐसे बता रहा है। तो ये जो क्यू एस है, मैंने इतनी ही लंबाई का यहाँ पर एक पॉइंट खींच दिया क्यू डैश, ये एस से क्यू जितनी दूर है एस से उतनी दूर मैंने क्यू डैश खींच दिया, और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर ली। तो ये कंस्ट्रक्शन दिमाग में आनी ओबियस बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल है, तो इससे घबराना नहीं है। तो ये एल्टीट्यूड तो ऑलरेडी थी, यहाँ पर जितना डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस का मैंने यहाँ पर पॉइंट खींच दिया, तो ये क्या होगी, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी। क्यों? क्योंकि एस क्यू इज इक्वल टू एस क्यू डैश इज इक्वल टू एस क्यू, मैंने मीडियन बना दिया इस लाइन को, उतनी दूर मैंने पॉइंट खींच दिया, और क्यू एस जितनी दूर मैंने इसमें से पॉइंट खींच दिया, तो बच क्या गया, एक ऐसा सिस्टम बच गया जो पी आर के बराबर है, मतलब सॉरी जो पी क्यू के बराबर है। क्यू एस जितना एस आर में से, एस आर की लंबाई इसके और इसके सम के बराबर थी, इसके और इसके सम के बराबर थी, ठीक है। तो एस आर में से मैंने क्यू एस के सम जितना टुकड़ा निकाल लिया, तो जो बचा है वो पी क्यू के बराबर होएगा। क्लियर है? और ये इसके बराबर है, बिकॉज ये मैंने आइसोस्केलस बना दी। तो ये कंस्ट्रक्शन स्ट्राइक होना इज नॉट ऑबियस, ना हो तो टेंशन नहीं लेनी। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो ये क्या है भाई,
एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये वाला एंगल क्या बन गया फिर, एक्सटीरियर एंगल बन गया इन दोनों के सम के बराबर। ये 2a है तो ये भी 2a, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, ऊपर वाला एंगल 120 था तो नीचे वाले दोनों एंगल का सम कितना होएगा, 60। 180 होता है सारे एंगल का, बड़ी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो 2a प्लस a 3a इज इक्वल टू 60। इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 20। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा एंगल क्यू का माप, तो एंगल क्यू का माप क्या हो जाएगा 40। 2a, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया। ये आया हुआ है सीजीएल 2018 टीयर 2 में। नेक्स्ट, AD इज परपेंडिकुलर। आपने क्या करना है, ज्योमेट्री थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो एक बार आप वीडियोस के थ्रू कर रहे हो, कई सारी चीज़ें आप भूल जाओगे, टेंशन नहीं लेनी। साथ में नोट्स बना रहे हो, जी हाँ बना रहे हो ना। उसके बाद जब एक बार आपको सारे की PDF मिले तो एक बार फिर करना है, और एक बार फिर करना है। स्पेशल ज्योमेट्री के साथ ये काम करना है बस, और किसी के साथ मैंने नहीं बोला PDF 2 बार करना। इसकी PDF को ऐसे 2 बार कर लेना, काम खत्म हो जाएगा। ये मैं बात बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे डर रहे होंगे, सबके कॉन्फिडेंस का हाल मुझे पता होगा। ज्योमेट्री में थोड़ा सा वो वास्ट है, इसलिए आप लोग डर जाते हैं, और थोड़ा सा स्ट्राइक होने की रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन करने के लिए, इसलिए वो लाजमी है। ठीक है, मैं आपको उसका इलाज बता रहा हूँ कैसे होएगा। ठीक है, प्लीज़ मेरे ऊपर इस बात के लिए भरोसा करके इस चीज़ को मान लेना भाई, डेफिनेटली सॉल्यूशन हो जाएगा। AD इज परपेंडिकुलर टू इंटरनल बाइसेक्टर। अब ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पहली बार में स्ट्राइक होना मुश्किल है। AD is perpendicular to internal bisector of triangle ABC। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, एंगल ABC का बाइसेक्टर है। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर इसने बताई है AD। AD जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, ये एंगल बाइसेक्टर है। ओके जी, आगे थ्रू D। DE इज ड्रॉन थ्रू D। DE को उसने D से ड्रॉ किया पैरेलल टू BC एंड मीट्स AC एट D से एक लाइन खींची जो AC को E पर मिलती है और BC के पैरेलल। ठीक है मेरे भाई, ओके। इफ द लेंथ ऑफ AC इज 12, अगर AC की लेंथ जो है वो 12 है, देन द लेंथ ऑफ AE, तो AE की लंबाई क्या होगी। देखो मेरे को तो इसका उत्तर भी याद है, पर जो पहली बार करेगा उसके लिए मुश्किल है ना, तो ये आपके लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें। अब आप इस लाइन को देखो, BD को, BD जो है एंगल बाइसेक्टर भी है, और BD जो है वहाँ पर एल्टीट्यूड। BD एंगल बाइसेक्टर भी है और एल्टीट्यूड भी है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दूं और यहाँ पर नाम दे दूं सपोज Z, तो क्या है, ट्रायंगल ABZ में देखो जो BD है ये एंगल बाइसेक्टर भी है और ये एल्टीट्यूड भी है। ठीक है, दोनों चीज़ों का काम कर रही है, इसका मतलब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। और ये जो लाइन है ये मीडियन का काम भी करेगी, सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में भी बांटेगी। अब आप देखोगे, अब ट्रायंगल AZC में देखो जो DE है वो बेस के पैरेलल है कि नहीं, और यहाँ पर रेशियो 1:1 का, तो यहाँ पर भी रेशियो 1:1 का होगा। 12 को 2 बराबर हिस्सों में बांट दो 6 और से। AE क्लियर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये जो कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन हैं ये 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 थोड़े से मुश्किल हैं। अगर आपने एक बार कर लिया, आपको याद हो गए, फिर आपको लगेगा ये तो आसान है। नहीं भाई, पहली बार की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मुश्किल है, टेंशन नहीं लेनी। कंस्ट्रक्शन नहीं पता चलती है भाई कई बार। हाँ, जो क्वेश्चन आसान होगा उसको आसान बोल दूंगा। T and E are 2 points on the sides AC and BC respectively of triangle AB। ये क्वेश्चन भी, सर आप ऐसे क्वेश्चन क्यों उठा कर लाए, क्योंकि भाई टॉपिक करा रहे हैं तो उसका मुश्किल पोर्शन है वो भी कराना ही पड़ेगा। T and E are 2 points on side AC and BC। AC के ऊपर एक पॉइंट है D और BC के ऊपर एक पॉइंट है E। DE इज इक्वल टू 18, DE जो है वो 18 है, पर मैं जानबूझ के गलती कर हूँ। CE इज इक्वल टू 5, C जो है वो 5 है। DEC इज 90, देखो DEC इज 90। तो कई बार क्या होएगा, आपको डायग्राम दोबारा भी बनाना पड़ता है, दैट इज़ वेरी मच नेचुरल। ये थोड़ी पहले पता है कि ऐसे कांड करेगा वो।
तो ये 18 है, ये 5 है, ये उसने परपेंडिकुलर बता दिया। देन टेन एंगल ए बी सी, टेन ए बी सी, ठीक है जी। यहाँ पर मैं क्या करूँ, ब्रेक एल्टीट्यूड, तो टेन ए बी सी इज इक्वल टू 3.6। ओके, जब आप एंगल सी पर एल्टीट्यूड, टेन ए बी सी तो उसने वैसे ही बताया था, क्यों ड्रॉ कर, जब आप टेन सी निकालोगे, टेन सी इस वाले एंगल का टेंजेंट, तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 18/5, ये क्या हो जाएगा, ये भी 3.6। इस एंगल का टेंजेंट भी और इस एंगल का टेंजेंट भी, दोनों का टेंजेंट सेम है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये आइसोस्केलस है। देखो क्या आराम कहानी कर रखी है उसने, ये उसने पूछा है 2013 टीयर 2 में। क्लियर है, समझ में आ गई बात। इस एंगल का टेंजेंट उसने बता दिया, इस एंगल के टेंजेंट को निकालने का मामला दे दिया, इस एंगल का टेंजेंट जब आपने निकाला वो भी इतना ही निकला, यानी कि दोनों एंगल बराबर हैं, दोनों का टेंजेंट सेम है, तो यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देन ए सी इज टू सी डी, तो ए सी इज टू सी डी, ए सी इज टू सी डी की क्या वैल्यू होगी, ये हमने ट्रायंगल आइसोस्केलस है। अब कंस्ट्रक्शन, अगर मैं यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ तो वो मीडियन का काम भी करेगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों बराबर है। यहाँ पर मान लो ये पॉइंट है जेड। ओके, तो उसने पूछा है ए सी टू, क्या पूछा है, सी, तो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल होएगी, जी हाँ, तो सेम लाइन के परपेंडिकुलर हैं दोनों, तो ए सी टू सी डी विल बी इक्वल टू, ए सी क्या है, बड़ी ट्रायंगल की साइड, तो बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो ई जेड बड़ी ट्रायंगल की साइड है ना, देखो ए सी बड़ी ट्रायंगल की साइड, सी डी छोटी ट्रायंगल की साइड, तो सी जेड बड़ी ट्रायंगल की साइड और सी ई छोटी ट्रायंगल की साइड। सर आपने ऐसे ही क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पर इसने आंसर में सी ई सी सी ई सी ऐसे कर, अदरवाइज मैं ऐसे भी ले सकता था ए जेड और डी, बड़ी ट्रायंगल की साइड बटे में छोटी ट्रायंगल की, ठीक है। उत्तर में सी सी कर रखा है तो इस तरफ वाली लेंगे। अब देखो, अब उसने सी जेड तो नहीं ले रखा, जेड तो मैंने पॉइंट बनाया है, तो उसने जेड के रेफरेंस में तो आंसर दे ही नहीं सकता। हाँ, जो सी जेड है, बिकॉज ये जो लाइन है ये एल्टीट्यूड का काम भी कर रही थी, मीडियन का काम भी कर रही थी, तो ये मिड पॉइंट है, तो सी जेड जो है वो बी सी का हाफ है, तो सी जेड को मैं लिख सकता हूँ बी सी बाई 2, और नीचे एक सी ई तो पड़ा ही है, तो दिस इज द आंसर, बी सी रेशियो टू सी। तो क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जी हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्लियर है भाई, मेरे को बस एक ही डर लग रहा है, आपको वो डर दिख भी गया होगा, फालतू में कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। कराने भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में जो इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है वो भी मैं दे ही रहा हूँ वैसे तो, डरना। इफ़ द ऑर्थो सेंटर एंड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल आर सेम, अगर किसी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड सेम है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसी है, वो इक्विलेटरल है। एक ही ट्रायंगल है जिसके अंदर सारे सेंटर मिल जाते हैं, किसमें, इक्विलेटरल, ठीक है। तो अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो कितने आएंगे, मान लो 30 क्वेश्चन है, इसमें से 3 डिफिकल्ट दे देगा, 27 ऐसे देगा, 2 डिफिकल्ट नहीं होंगे, इसका मतलब ईजी होंगे नहीं, कुछ ईजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे, ऐसे करके, और डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते कि आप कर नहीं पाओगे। तो अगर ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन मुश्किल आ गया, एक क्वेश्चन अलजेब्रा में मुश्किल आ गया, एक परसेंटेज में मुश्किल आ गया, तो इसका मतलब बाकी चैप्टर में अब ऐसे मिलेंगे जो आप कर पाओगे। तो अब मुश्किल क्वेश्चन को फिर क्या करना है, इग्नोर, उस राउंड में नहीं करना, बाद में करना है। तो मुश्किल क्वेश्चन से डरने की जरूरत है नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, उसको पहचान के स्किप करने की जरूरत है, जो कि आप नहीं कर पाते हो सही टाइम पर। पेपर कैसे होता है, जब हम अपने सिलेबस के रिपीटेटिव क्वेश्चंस में महारत हासिल कर लेते हैं, तो हम उनको जल्दी करते हैं, हमारी स्पीड उनमें बढ़ जाती है। फिर इनको भी देख लेते हैं, फिर 27 में से तकरीबन 20 के लगभग क्वेश्चन ऐसे होंगे टोटल जो आप इजीली कर पाओगे, बहुत ही इजीली कर पाओगे। फिर इनमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, इनमें थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, दैट्स इट। इनको पहचान के इनकी जगह पर करना जरूरी, कब इनको करूं, कब इनको करूं, कब किसको स्किप कर दूं। दीज आर राउंड 1 क्वेश्चन। अब कई बच्चों के हो सकता है 18 हो रहे हो राउंड 1 में, अब वो टेंशन ले लेंगे, ये फिक्स नंबर नहीं है, अंदाजा सा है। दीज आर राउंड 2 क्वेश्चन, दीज आर राउंड 3। नेक्स्ट, हो गया, नेक्स्ट।
इफ ओनली टू मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, किसी ट्रायंगल की सिर्फ दो मीडियन इक्वल हैं तो इसका मतलब वो आइसोस्केलस है। अगर तीनों इक्वल होगी तो वो इक्विलेटरल हो जाएगी। इक्विलेटरल में तो तीनों तरफ से सिमेट्रिकल है। अब सिर्फ दो मीडियन इक्वल हैं, सिर्फ दो एंगल बाइसेक्टर इक्वल हैं, इसका मतलब आइसोस्केलस है। और कौन से वाले दो इक्वल हैं? ये वाले आइसोस्केलस। नेक्स्ट बताओ भाई, बताओ। किसी भी क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √3a, √3 इंटू साइड। अगर मैं साइड को a मान लूँ तो डायगोनल इज इक्वल टू √3। ये आपको बता दिया है मैंने, अब आप इजीली कर पाओगे। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स DF, तो DF जो डायगोनल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी लंबाई है √3a, अगर इसकी साइड को मैं a मान लूँ तो। और AG की लंबाई भी है √3a और CE की लंबाई भी है √3। वो बोल रहा है इन सब को उठाकर मैंने एक ट्रायंगल बना दी। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा वो, तो वो बनाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की लंबाई होगी √3a। ए क्या है? क्यूब की साइड, ओके। अब वो क्या बोल रहा है? देन द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। ऐसे सर्कल का रेडियस बताओ जो इसको सर्कमस्क्राइब करा है, यानी कि r। वो क्या होगा? साइड बटे में √3, जो ट्रायंगल की साइड है, ट्रायंगल की साइड बटे में √3, √3 से √3 कट गया। ए क्या है? ए है क्यूब की साइड, तो इज इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब। ऑप्शन है, ऑप्शन है। क्लियर है भाई? इन द गिवन फिगर, मैं देखता हूँ ये कितने लोग करते हैं। इन द गिवन फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, पर ABC है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सर। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ये सर्कल है 4 सेंटीमीटर रेडियस का, सर्कल है 12 सेंटीमीटर। आर इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, व्हाट इज द साइड ऑफ द इक्विलेटर? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस सर्कल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, इस सर्कल का रेडियस बताओ, तो आप बता दोगे। आप बोलोगे सर ये इन रेडियस है, बाहर वाला रेडियस तो सिर्फ √3 से डिवाइड करने पर आता है, बाहर वाले सर्कल का रेडियस, लेकिन अंदर वाला उसके कंपैरिजन में हाफ होता है, तो एक 2 से भी डिवाइड। अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपको ये बोल दूं मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया, अब आर की वैल्यू बताओ। एक और सर्कल ड्रॉ करने से आर की वैल्यू बदलेगी? चाहे यहाँ लाख सर्कल ड्रॉ कर दो, हमें क्या है भाई? तुम्हारा पेन, तुम्हारी नोटबुक, कितने भी बना तो हमें क्या है? आप एग्जामिनर को ऐसे ही बोलोगे। तो उसने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के इस सर्कल का रेडियस बता दिया 12 और बोल रहा है इसकी साइड बताओ। सिंपल, इन रेडियस इज इक्वल टू साइड बटे में 2√3। साइड को 2√3 से डिवाइड करूंगा तो इन रेडियस आएगा, इन रेडियस को 2√3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइड आएगा 24√3। मैं इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्या ज़रूरत है? मैं पता नहीं वो क्या सोच रहा था इक्वेशन देते। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पर काम की, दूसरे पेज पर बताते हैं। लेट मी टेल यू ऑफ काम। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो अगर मान लो यहाँ से आपने एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर दी, तो एल्टीट्यूड है वही, मीडियन है वही, सब कुछ है, आपको मालूम है। तो ये सेंट्रोइड भी है। अगर इसके नीचे 1 यूनिट है तो इसके ऊपर क्या होएंगे? ऊपर 2 यूनिट होएंगी। उस 2 में से ये भी 1 यूनिट है, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी है, तो इसके ऊपर भी 1 यूनिट है। आप बात समझ पाए? सेंट्रोइड के नीचे अगर 1 यूनिट है तो सेंट्रोइड के ऊपर 2 यूनिट होंगे। ये अगर 1 है तो ऊपर 2, उस 2 में से ये भी तो रेडियस ही है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है 1 2 3, 3 में से 2 यूनिट ये सर्कल खा गया, तो इसके ऊपर जो ट्रायंगल बचती है ना मेरे भाई, सर्कल बनाने के बाद जो ट्रायंगल बचती है वो पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल का 1/3 होती है। पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल का कितना होती है? तीसरा है। तो देखो पूरी बड़ी ट्रायंगल की हाइट 3 है तो उसकी हाइट 1। पूरी बड़ी ट्रायंगल का जो सर्कल है उसका रेडियस जितना भी होएगा इसके, अब ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होते हैं। फिर यहाँ से ऐसे पैरेलल मार दें बेस के, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगी, सिमिलर होगी बड़ी वाली के। इसके सर्कल का रेडियस इस वाले सर्कल से 1/3 होएगा, क्यों? क्योंकि वो वाली ट्रायंगल 1/3 है, उसका सब कुछ 1/3 होएगा।
अगर 1 डायमेंशन में देखें उसका सब कुछ 1/3 होएगा। इसीलिए अपने क्वेश्चन में ये 12 था तो ये 4 था, आपको याद हो। ये चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक बार प्रूव करके बता दी ना कि अगर ट्रायंगल के अंदर आपको एग्जामिनर ने एक सर्कल दे दिया तो ये जो खाली जगहें बचती हैं यहाँ पर अगर कोई ट्रायंगल उसने बना भी दी ना बेस के लाइन पैरेलल खींच के, या फिर बिना बेस के पैरेलल लाइन खींचे उसने सर्कल रख दिए, तो ये जो सर्कल हैं ये 1/3 हैं। ये सर्कल क्या है? ये 1/3 हैं इस सर्कल के कंपेरिजन। इनका एरिया 1/9 है। अगर एक और सर्कल ऐसे बना दोगे तो इसके कंपैरिजन में ये 1/3 हो जाएगा। ये वही सेम चीज़ तो रिपीट हो गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कल के साथ एक और रख दिया, तो इसके कंपैरिजन में ये 1/3 अगला बना दोगे वो 1/3, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है? आर यू गेटिंग माई बात? तो आगे बढ़ते हैं। बताओ, एक क्वेश्चन आया हुआ। इन द गिवन फिगर ए सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉरी क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। दी रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9, सर्कल का रेडियस 9। आर एस पी दिस इज 60, दिस इज 60, ये दोनों 60 बता दिया उसने, और उसने क्या बता दिया? ये 120 बता दिया उसने। अगर उसने ये 120 बता दिया तो देखो ये 60 है, 120 है, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये पैरेलल हो गए। इन दोनों एंगल्स का सम 180 है। कब होता है इन दोनों का 180 सम? जब ही होता है जब ये दोनों पैरेलल हो, तो ये दोनों पैरेलल हैं, कभी 120 ही होएगा, फिर उसने कभी 120 बताया। ओके, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल? इस क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर क्या है? इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, कि एक बढ़िया तरीके से बताओ यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं उसके। देखो, यहाँ पर एंगल 60 का, यहाँ पर एंगल 60 का, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो मैं बढ़ा दूं, और इसको मैं बढ़ा दूं, और इसको नाम दे दें हम Z, तो पूरी ट्रायंगल देखो, ये 60 ये 60, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 60 हो जाएगा कि नहीं? तो कैसी ट्रायंगल बन जाएगी सर? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर उसने क्या दे रखा है? उसने सर्कल दे रखा है, तीनों साइड को टच कर रहा है कि नहीं? इसको, हाँ जी, तो ये इन सर्कल है, इन सर्कल का रेडियस उसने बता दिया, तो ट्रायंगल की साइड निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हो, बहुत बढ़िया। अगर इन सर्कल का रेडियस 9 दे दिया तो ट्रायंगल की साइड बताओ, इन सर्कल का रेडियस कब आता है? अंदर वाले सर्कल का √3 से डिवाइड करें और एक और 2 से डिवाइड करें, 2√3 से डिवाइड करने पर, तो मैं 9 को 2√3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 18√3। भाषा में याद करने का क्या मतलब है? हमें लिखनी नहीं पड़ती कहीं, 18√3। ठीक है, अब मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई थी, क्या आपको ध्यान है कि नहीं? मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर आप ऐसे सर्कल खींच रहे हो, इसके ऊपर लाइन बना रहे हो, तो इसके ऊपर जो ट्रायंगल बच जाती है वो 1/3 बच जाती है, 1/3 पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में। यानी कि अगर ये 1 है तो ये क्या है? ये 2 है, पूरी ट्रायंगल क्या है? 3 है, और सिमिलर ट्रायंगल वाला रूल चल रहा है, पूरी साइड है 18√3, तो ये वाली क्या होगी? 18√3 का 1/3 यानी कि 6√3। ऊपर वाली ट्रायंगल 1/3 है ना, मैंने आपको बताया था। तो अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगी? ये PS 2√3। पूरी ट्रायंगल की साइड अगर 3 है तो उसमें से 2 यूनिट है, तो पूरी ट्रायंगल की साइड है 18√3, तो 18√3 का 2/3 12√3, ये भी 12√3 खत्म। वो पेरीमीटर पूछ रहा है इसलिए मैं ये निकाल रहा हूँ सारी। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कंसेप्ट लग सकते हैं, मैंने एक कंसेप्ट से आपको बता दिया। 18 और से 24 और 24 48। ओके, नेक्स्ट। If the circumradius of a triangle is 6 centimeter, okay जी, and in radius is 2 centimeter, find the distance between the circumcenter and center। ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया है, ठीक है। अभी तक तो मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन देखा नहीं है, फॉर्मूला बताते वक्त भी बता रहा था ना कि अगर जो डिस्टेंस है सर्कम सेंटर और इन सेंटर, अंदर वाले सर्कल का सेंटर और बाहर वाले सर्कल का सेंटर, इनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, इसके लिए यूलर भाई साहब ने काम किया था, ये यही है भाई, अंडर रूट बाहर वाले सर्कल का सेंटर क्या है तो 36 माइनस इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल, 6 दूनी 12 दूनी 24, तो अंडर रूट 12 यानी कि 2√3। आंसर विल बी ऑप्शन बी। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता यार, बट मैं करवा दे रहा हूँ क्योंकि ये बार बार आपको दिखेगा, टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर कोई भेज देगा। हालांकि मैं इन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, कौन क्या पता कहाँ से भेज दे, बट
अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई है कि चीज़ों से बचना है। इन ए ट्रायंगल द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर इज 12। हाँ, ये बढ़िया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। तो मैंने एक बात बताई थी कि राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से आप याद रख सकते हो कुछ चीज़ों को। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से मीडियन ड्रॉ करूँ, यहाँ पर ऑर्थो सेंटर है, यहाँ पर सेंट्रोइड है और यहाँ पर सर्कम सेंटर। इनके बीच में रेशियो होएगा 2:1। इनका डिस्टेंस 2 है, इसका 1 है। ये हर ट्रायंगल के लिए कोलिनियर होते हैं और ऑल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से हम याद रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भूलने के चांस है। एच कहाँ है, जी कहाँ है, ओ कहाँ है, ठीक है। वैसे तो एच जी ओ ऐसे मैंने आपको बता दिया था गो टाइम पर। इन ए ट्रायंगल द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड यानी कि जी एंड ऑर्थो सेंटर कौन सा है ये, इस डिस्टेंस को उसने बता दिया है 12। तो 2 का 6 गुना, 1 का 6 गुना। अब उसने पूछा क्या है, अब कई बच्चे करेंगे अच्छा 12 बताया तो या तो आधा पूछा होगा या डबल। नहीं भाई, वो कुछ भी पूछ सकता है ना यार। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, इन दोनों का डिस्टेंस पूछा है 12 और 6 18। तो रटने की इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो, समझा करो चीज़ों को। नेक्स्ट करें, क्यों करें भाई, अगली क्लास में करेंगे, बहुत हो गए। दैट्स ऑल। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सीख रहे होंगे, क्वेश्चन भी सीख रहे होंगे, अपने माइंड सेट को बिल्ड करना भी सीख, कब डरना है कब नहीं डरना, क्वेश्चन को कब अटेम्प्ट करना है। और एक और बात, मान लो सब कुछ सारे क्वेश्चन आते हैं फिर भी मॉक के अंदर, मान लो सारे क्वेश्चन आते हैं फिर भी मॉक के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है, आपके मार्क्स ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे ही चल, मान लो यहाँ पर है अपने जितने भी मार्क्स 100% मार्क्स हैं, आपके 70% रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस करने से ये उसके पास नहीं जाएंगे। आप क्या करोगे, आप देखोगे कहाँ पर गलतियाँ हैं, कैसे हैं, एनालाइज करोगे और फिर भी धीरे 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 धीरे, ये ऐसा रास्ता है, समझ रहे हो, ऊपर नीचे टाइप। बट ऑल इन ऑल आप ऊपर चढ़ोगे, मेहनत करोगे तो आप चढ़ते रहो, ये मेरी गारंटी। तो मान लो किसी बंदे के इतने मार्क्स आ रहे थे, जब वो इस फेज में होएगा वो डरेगा कि नहीं, डरेगा, हो सकता है वो पढ़ाई भी छोड़ दे। बट मैं यही बताने के लिए हूँ कि मेरे भाई लांग भी आने वाली है, मत छोड़ पढ़ाई, तुम्हारे हाथ में एक ही काम है, पढ़ते रहना। दैट्स इट, रिजल्ट आने की गारंटी है। फिर करते हैं क्लास खत्म, अगली में मिलते हैं।